This सेशन है। conference will now be recorded. तो सबसे पहले कल की ब्रीफिंग ले लेते हैं। कल हमने क्या क्या देखा? तो कल हमने बिल बाय बिल डिटेल, सेल्समैन वाइज रिपोर्टिंग, क्वांटिटी डेसिमल प्लेसेस, अल्टरनेट क्वांटिटी डेसिमल प्लेसेस, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड, इनेबल फ्री क्वांटिटी इन वाउचर और अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंटरी वाउचर, ऑर्डर चालान कोटेशन, स्टॉक अपडेशन डेट इन डुअल वाउचर, आइटम कैटेगरी और मेंटेन आइटम इमेज नोट्स विद मास्टर। तो इतनी चीजें हमने कल देखी थी। कल के कुछ टॉपिक्स रह गए थे, जिसमें पहला टॉपिक था आइटम साइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन, वो हम देखेंगे। और सेकंड था हमारा कि कैसे हम सेल के अंदर ही सेल रिटर्न भी कर सकते हैं और सेल परचेज रिटर्न की कैसे वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीरियल नंबर वाइज डिटेल, एमआरपी वाइज डिटेल, पैरामीटराइज डिटेल, बैच वाइज डिटेल। इसको हम सेकेंड लेवल इन्वेंट्री भी बोलते हैं। फिर स्कीम कैसे लगाते हैं बिजी के अंदर, वो आज हम देखेंगे। इनेबल पार्टी वाइज आइटम कोड, क्या होता है पार्टी वाइज आइटम कोड, वो देखेंगे। कैलकुलेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस, कैसे हम परचेज प्राइस से सेल प्राइस को कैलकुलेट करते हैं जब हम परचेज एंटर करते हैं, तो वो देखेंगे। डेट वाइज प्राइसिंग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर एक पूरा कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, उसको देखेंगे कैसे हम ये सारी चीजें आज इसी के अंदर कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले जो हमारा कल के टॉपिक पेंडिंग थे उसको स्टार्ट करते हैं। फीचर एंड ऑप्शन इन्वेंटरी, कल का हमारा एक टॉपिक पेंडिंग था पिक आइटम साइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन। इसका क्या यूज है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो इसका यूज ये है कि ये हम उस केस में यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमारी क्वांटिटी कैलकुलेट करके आती है। जैसे कि अगर हम प्लाईवुड सेगमेंट की बात करें या ग्लास सेगमेंट की बात करें, ज्यादातर प्लाईवुड और ग्लास सेगमेंट में ये होता है कि उनकी क्वांटिटी कैलकुलेट करके आती है, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करके, इस सब करके वो कैलकुलेशन होती है उनकी। तो वो कैलकुलेट करके उनकी एक्चुअल क्वांटिटी आती है। तो उस जगह पे हम पिक आइटम साइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन को यूज करेंगे। जैसे मैंने इस फीचर को इनेबल किया, इसको सेव कर लो। अब इसके बाद आप क्या करोगे, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन आती है, उसके अंदर आप जाके जिसमें आपको वो फॉर्मूला फिक्स करना है, फॉर्मूला सेट करना है, उसमें आप आ जाएंगे। जैसे मेरे को सेल में करना है, सीरीज ले ली मैंने मेन, इसमें हम आएंगे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे अब उसका नाम ही यही है, पिक आइटम साइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन। यानी आइटम डिस्क्रिप्शन में आप जो लिखोगे, जो फॉर्मूला सेट करोगे, उसके बेसिस पे आपकी क्वांटिटी आएगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन को इनेबल किया और कॉन्फ़िगर किया। हमने 3 लाइन ले ली, 3 लाइन ले ली। एक में बता दिया लेंथ, एक में बता दिया ब्रेथ, एक में बता दिया हाइट। या फॉर एग्जांपल हमने ये 3 ले लिया, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है पिक आइटम साइजिंग इन्फो फ्रॉम लाइन नंबर, यानी जो आपको साइज पिक करना है आइटम की इंफॉर्मेशन, वो कौन सी लाइन से कौन सी लाइन तक का लेना है। तो हमने कहा 1 2 3, हमें तीनों लाइन का लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या फॉर्मूला यूज करना है, आपने कहा यस फॉर्मूला यूज करना। तो अब फॉर्मूला लगाने के लिए जैसे मैंने कहा कि मल्टीप्लाई करना है, तो L1 इंटू L2, मैंने ये कहा नंबर L1 इंटू L2, यानी L1 को L2 से मल्टीप्लाई करें। फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे बोल दिया प्लस L3। L1 को L2 से मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू है उसको L3 से प्लस कर दें। ये हमने फॉर्मूला सेट कर लिया। आप कुछ भी यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो। हमने इसको सेव किया। हमने इस फॉर्मूले को लगा के इसको सेव कर दिया। अब इसके बाद हमने एक आइटम क्रिएट करी, प्लाईवुड जर्नल। यहाँ पे हमने लिया स्क्वायर मीटर, ले सकते हो आप, या जो भी आपको क्वांटिटी लेना है वो आप यहाँ पे
यूज कर सकते हैं। और इसको हमने सेव किया, यहाँ पे हमने 18% टैक्स को जीएसटी बताया, उसको सेव। जब आप आइटम क्रिएट करोगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि उसमें फॉर्मूला यूज करना है या नहीं करना। तो हमने यहाँ पे आइटम क्रिएट करी, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा राइट हैंड साइड में बॉटम में, पिक आइटम साइजिंग इन्फो फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन, उसको आपको यस करना पड़ेगा। जिस भी आइटम पे आपको वो फॉर्मूला फिक्स करना है उसको आप यस करोगे, जिस पे नहीं चाहिए उस पे आप नो छोड़ देंगे। ये करके हमने इसको सेव कर दिया। अब आप मेन यूजर से लॉगिन कर लेते हैं। अब आते हैं हम ट्रांजैक्शन करते हैं। हमने सेल में फॉर्मूला लगाया था, हमने सेल की, पार्टी का नेम सेलेक्ट किया, एंटर एंटर। अब यहाँ पे मैंने लिया प्लाईवुड। प्लाईवुड के बाद आपके पास विंडो खुलेगी आइटम डिस्क्रिप्शन की, जहाँ पे आप बताओगे कि लेंथ कितनी है, हाइट कितना है, ब्रेथ कितना है। तो उसके बेसिस पे जो भी वैल्यू बनेगी वो ऑटोमेटिकली आपकी क्वांटिटी पे आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया 10 10 यानी 10 10 या 100, और फिर यहाँ पे मैंने बता दिया 50, तो 10 10 या 100 प्लस 50 यानी 150। तो 150 ऑटोमेटिकली आपका स्क्वायर मीटर में यहाँ पे आ गया। तो ये रोल है पिक आइटम साइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन का। ये ज्यादातर आपके केस प्लाईवुड केस है, ग्लास वाला है, जहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट करके आती है, तो उन्हें कैलकुलेट करके या तो कैलकुलेटर से वो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके उनको लिखना पड़ता है। और फिर वो डिटेल भी चाहिए उनको कि लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, ब्रेथ कितनी है। तो इसलिए हम कैसे यूज करेंगे, तो पिक आइटम साइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन को यूज करेंगे, और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से जाकर डिस्क्रिप्शन की लाइन इनेबल करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी लिखना है वो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि लेंथ है कि हाइट है कि ब्रेथ है। और डिस्क्रिप्शन की आप 20 लाइन यूज कर सकते हो मैक्सिमम, 20 लाइन दी हुई है, 20 लाइन आप यूज कर सकते हो। तो हमने अभी यहाँ पे 3 लाइन यूज करी, वहां पे हमने बता दिया, और नीचे वहां पे हमने फॉर्मूला बता दिया कि फॉर्मूला क्या। आप कोई भी जो भी फॉर्मूला जिस भी बेसिस पे वो कैलकुलेट होता होगा वो आप यहाँ पे फॉर्मूला स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेल के अंदर आप आओगे, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आता है आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन। आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन पे आप इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पे आप देखो मैक्सिमम 20 लाइन आप यूज कर सकते हो, हमने अभी 3 लिए। और अगर आप 4 लाइन भी यूज करना चाहो तो आप 4 लाइन भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे 3 लाइन का ही फॉर्मूला है तो आप 3 लाइन फॉर्मूले में यूज कर सकते हो, एक लाइन में कुछ एक्स्ट्रा लिखना हो तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। तो वो आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने 3 लाइन लिया, लेंथ लिया, ब्रेथ लिया, हाइट लिया। यहाँ पे हमने बता दिया पिक आइटम साइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम लाइन नंबर 1 to 3, यानी हमें फॉर्मूला जो यूज करना है वो 1 से लेके 3 तक यूज करना है। फिर स्पेसिफाई फॉर्मूला करके हमने बता दिया L1 into L2 plus L3। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी क्वांटिटी कैलकुलेट कर देंगे। तो ये यूज कर सकते हैं हम प्लाईवुड वगैरह में, या जहाँ पे भी क्वांटिटी कैलकुलेट होके आती है वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आगे आते हैं, कल का ही हमारा टॉपिक था, कुछ फीचर मैंने उसको बंद कर दिया। फिर हमारा कल का एक टॉपिक था कि अलाउ सेल रिटर्न इन सेल वाउचर, अलाउ सेल रिटर्न इन सेल वाउचर, अलाउ परचेज रिटर्न इन परचेज वाउचर। यानी जब भी मैं सेल करूं तो सेल रिटर्न भी उसी वाउचर के अंदर कर सकूं, या जब भी मैं परचेज करूं तो उसी वाउचर के अंदर परचेज रिटर्न भी कर सकूं। ज्यादातर डिपार्टमेंटल स्टोर में होता है कि वो एक गुड्स को वापस करके 2 गुड्स और ले लेते हैं, तो हम इस फीचर को यूज कर सकते हैं, अलाउ सेल रिटर्न इन सेल वाउचर। नॉर्मल जैसे हमने कल किया था, फ्री क्वांटिटी देना था तो हमने प्लस का साइन यूज करके फ्री क्वांटिटी दे दिया। यहाँ पे हमने लिया एमएस फूड, एंटर एंटर। अब यहाँ पे आपने बीसी बेसिक 2 बॉक्स बेचा, और बीसी स्टैंडर्ड 1 बॉक्स वापस ले लिया। तो वापस लेने के लिए आप कैसे लिखोगे, तो -1 की साइन यूज करना। यहाँ पे आपने रेट बता दिया 12,000।
तो आप कस्टमर को जो पे करना है वो सिर्फ पे करना है 2039। तो एक ही बिल के अंदर सेल और सेल रिटर्न दोनों आप पास कर सकते हैं। अलाउ सेल रिटर्न इन सेल वाउचर। सेल इस तरह, तो परचेज रिटर्न सर इससे परचेज। स्टॉक भी मेंटेन हो जाएगा, स्टॉक बिल्कुल में सर, एसेस बिल्कुल। बढ़ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल बढ़ जाएगा, काउंटिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगी आप। तो इसी तरीके से हम माइनस की साइन के साथ आप लिखोगे तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना है कि सेल की वैल्यू जो अभी यहाँ पे 2039 आ रही है, ना तो ये जीरो होनी चाहिए ना तो ये नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि सेल कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर कोई महंगी वस्तु वापस मतलब कुछ ज्यादा वैल्यू की गुड्स वापस करके वो कम वैल्यू की गुड्स ले रहा है तो फिर आप इसके अंदर नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे मैंने -1 के साथ यहाँ पे बता दिया 15,000, और फिर उसके बाद यहाँ पे बिजी बेसिक ले लिया एक पीस। तो ये बिल आप नहीं बना सकते क्योंकि 9,600 माइनस में कभी भी सेल की फिगर नहीं हो। तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते और ना ही जीरो वैल्यू के साथ कर सकते कि आपका सिर्फ सेल रिटर्न रिटर्न है तो आप सेल रिटर्न का वाउचर पास करो। और अगर ऐसा कुछ है कि जो रिटर्न कर रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है और जो खरीद रहा है उसकी वैल्यू कम है, तो भी आप सेल रिटर्न का अलग से वाउचर पास करना। तो इस तरीके से हम सेल रिटर्न इन सेल वाउचर को यूज कर सकते हैं। माइनस की साइन के साथ आप क्वांटिटी को टाइप करोगे और यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। फिर एक ऑप्शन है, सेम आप परचेज में भी कर सकते हो, सेम आप सेल में भी कर सकते हो, दोनों केस में कर सकते हो। यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग फीचर्स है। अलाउ परचेज रिटर्न इन परचेज वाउचर, अलाउ सेल रिटर्न इन सेल वाउचर। फिर एक ऑप्शन है वैलिडेट सेल रिटर्न विद ओरिजिनल सेल। जीएसटी में भी अब एक कंपलसरी हो गया है कि जब भी आप सेल रिटर्न करोगे तो आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर बताना जरूरी है। तो इसीलिए उस एरर्स को कम करने के लिए कि आप बिना बताए आगे ना बढ़ पाओ, उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वैलिडेट सेल रिटर्न विद ओरिजिनल सेल। वैलिडेट सेल रिटर्न विद ओरिजिनल सेल, वैलिडेट परचेज रिटर्न विद ओरिजिनल परचेज। बिना इनेबल किए पहले देखते हैं। यहाँ पे हमने सेल रिटर्न एक वाउचर पास किया 15/5 को, डायरेक्ट आइटम वाइज लिया, डायमंड प्लेटिनाइज। अब यहाँ पे आपसे विंडो पूछ रहा है वाउचर नंबर की, आप बताओ मत बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी हमने वैलिडेट का ऑप्शन नहीं लिया और हमने इस तरीके से करके इसको सेव भी कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब हम करते हैं यहाँ पे इनेबल। अब हमने यहाँ पे कहा कि वैलिडेट सेल रिटर्न विद ओरिजिनल सेल, हमने इसको फीचर को इनेबल किया। अब जब सेल करेंगे, सेल रिटर्न करेंगे, अगर आप नहीं बताते हो तो आपको ये मैसेज देगा ओरिजिनल वाउचर कैन नॉट बी ब्लैंक, डू यू वांट टू कंटिन्यू। डू यू वांट टू कंटिन्यू का मैसेज यस नो का ऑप्शन इसलिए दे रहा है क्योंकि आप हो सुपर यूजर। बिजी जो है सुपर यूजर है, यहाँ पे जो हम यूजर से लॉगिन किए हैं सुपर यूजर से, तो बिजी के पास ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई और यूजर से आपने ट्राई किया है तो आपके पास यस नो का ऑप्शन नहीं है, वो वैलिडेट करने ही नहीं देगा, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। अगर हम सेम चीज ए यूजर से करें, अगर हम एक सेल रिटर्न बनाए मेन यूजर से, सुपर यूजर सब यूजर से, राइट्स दे देते हैं पहले। यहाँ पे हमने इसको राइट्स दे दिया यूजर को, ये सेल रिटर्न भी कर सकते हैं। अब आपने ए यूजर से लॉगिन किया, अब आपने यहाँ पे सेल रिटर्न किया, यहाँ पे आपने 15/5 डेट बताई, एक मिनट।
कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंटरी। यहाँ पे हमने इनेबल किया वैलिडेट सेल रिटर्न विद ओरिजिनल सेल, और यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आपने बताया, अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर बता दिया, जैसे मैंने 001 बता दिया, तो ये वाउचर नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर ही बताना पड़ेगा, क्योंकि ये जीएसटी में भी रिस्ट्रिक्शन है कि जब तक आप अगर कोई सेल रिटर्न आप कर रहे हो तो आपको ये ओरिजिनल इनवॉइस नंबर बताना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास यस नो का ऑप्शन आ रहा है। यही सेम चीज अगर मैं गलत इनवॉइस नंबर बता के दूसरे यूजर से करूंगा तो यहाँ पे मेरे को वो रेस्ट्रिक्ट करेगा। अगर मैं ए यूजर से करूं, तो आपके पास यस नो का ऑप्शन है, वाउचर नंबर डज नॉट एग्जिस्ट सीधा, तो आपको सही ओरिजिनल इनवॉइस नंबर बताना ही पड़ेगा। चाहो तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो कि इस पार्टी के कितने इनवॉइस नंबर बने हुए हैं, तो वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैंने 3/2021 बताया, यहाँ पे 3/2020-21, तो आप जैसे ही बताओगे वैसे ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे वाउचर डेट आ जाएगी इस वाउचर की, और एंटर करने के साथ ही इसका सेल अमाउंट और आईजीएसटी अमाउंट भी आ जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें डिटेल बतानी जरूरी है हमें जीएसटी के पर्पज से, तो इसलिए आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप जो भी सेल रिटर्न हुआ है वो आप यहाँ पे बता सकते सर हेलो, हाँ जी। मैं कह रहा सर जो सेम सेल वाउचर में ही रिटर्न वाउचर बनाया था अपन ने माइनस वैल्यू करके, तो वहाँ जीएसटी का एडजस्टमेंट हो जाएगा? जीएसटी वगैरह का उसमें भी एडजस्टमेंट हो जाएगा, वो तो माइनस कर देगा वैल्यू, लेकिन उस केस में वहां पे आप नहीं वैल्यू कर शो सकते, करेगा? वो हाँ माइनस कर देगा, लेकिन वहां पे आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर बताना कंपलसरी है। ठीक है। तो आपको फिर अलग से सेल रिटर्न पास करना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल के लिए है जो हम B2B का B2C की सेल करते हैं, B2B के केस में आपको अलग से सेल रिटर्न ही पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैलिडेट कराओगे। अगर आप वैलिडेट वाला फीचर यूज नहीं कर सकते तो आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप इनवॉइस नंबर बताओ, गलत बताओ, सही बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने वैलिडेट वाला फीचर यूज किया तो आप एरर से बच जाओगे। अगर कोई गलती कर रहे हो तो बीजी आपको बता दें कि आपने गलत इनवॉइस नंबर डाला है, तो वो आपको एक वार्निंग दे देगा। फिर उसके बाद अब अपने आज के टॉपिक्स पे आते हैं। तो अपने आज के टॉपिक में था, हम आज देखेंगे सेकेंड लेवल इन्वेंट्री, कैसे हम सेकेंड लेवल की इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। सेकेंड लेवल मींस कि हमने 100 पीस खरीदा और 80 पीस बेच दिया तो 20 पीस हमारे स्टॉक में है, ये तो हो गया सिंगल लेवल इन्वेंट्री, नॉर्मल हो गया। लेकिन अब मेरे को देखना है कि कौन से बैच का स्टॉक रखा हुआ है। मेरे पास 20 पीस स्टॉक है, उसमें से कौन कौन से बैच के स्टॉक रखे हुए, तो बैच वाइज फीचर यूज कर लेंगे। सीरियल नंबर है, पैरामीटर है, एमआरपी वाइज है, तो ये सब सेकेंड लेवल इन्वेंट्री है जिसको हम पीसी के अंदर मेंटेन करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे एमआरपी वाइज डिटेल, कैसे पीसी के अंदर हम एमआरपी वाइज स्टॉक को मेंटेन करते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट एमआरपी का स्टॉक आ रहा है तो हम कैसे पीसी के अंदर मेंटेन करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमने लिया एमआरपी वाइज स्टॉक। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है मेंटेन सेल प्राइस अलॉन्ग विद एमआरपी। क्या आपको एमआरपी के साथ सेल प्राइस भी मेंटेन करना है? अगर कोई 10 रुपए की एमआरपी का आइटम है तो उसका सेल प्राइस कुछ और होगा, अगर आपकी कुछ और अगर एमआरपी की आइटम है तो उसका सेल प्राइस कुछ और होगा। तो क्या आपको एमआरपी के साथ सेल प्राइस भी मेंटेन करना है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ये आपको शो कर जाएगा। इसको हमने कर लिया सेव। अब यहाँ पे आपने एक आइटम क्रिएट करी, हमने एक आइटम क्रिएट की पेप्सी 500 ml। यहाँ पे हमने इसका ग्रुप बताया, यूनिट बताई। तो जीएसटी रेट बता के इसको, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शन आ रहा है आपको एमआरपी वाइज डिटेल मेंटेन करना है या नहीं करना है इस आइटम पे। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर इस आइटम पे नहीं करना तो आप नो कर देंगे, करना है तो
यस करके इसको हमने कर दिया सेव। हमने एक आइटम क्रिएट कर ली। अब आप परचेज चढ़ाओगे, यहाँ पे आपने परचेज चढ़ाया तो आपसे सबसे पहले पूछ लेगा कि कौन सी एमआरपी का स्टॉक आपके पास आया, कौन सी एमआरपी का। तो यहाँ पे आपने बता दिया, यहाँ पे आपने बता दिया 55 एमआरपी है इसके ऊपर, और इसका जो सेल प्राइस बताना चाहो तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इसकी सेल प्राइस कितनी आप रखना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि इसकी सेल प्राइस 50 रुपीज। कितनी बोतल आई है, आपने कहा 10 बोतल आई है। कितने रुपए से आई है, 45 रुपए से आई है, और इसको करके आपने कर दिया सेव। फिर नेक्स्ट टाइम आपके पास आया, आपने और मंगाया स्टॉक, तो एमआरपी चेंज हो गई उसकी, तो वापस से आप वो आइटम सेलेक्ट करेंगे। तो फिर आप यहाँ पे बता सकते हो कि इसकी एमआरपी हो गई आप 75 रुपीज, सेल प्राइस हो गई इसकी 70 रुपीज। इसका कितना आपने मंगाया, तो इसका हमने 15 बॉटल मंगाया, कितने का, तो आप यहाँ बता दोगे 60 रुपए का, और इसको हमने कर दिया सेव। तो ये दो एमआरपी का स्टॉक चढ़ाया हमने, एक 55 रुपए से, एक 75 रुपए से। अब आप जब सेल करोगे, तो जैसे ही आप पेप्सी सेलेक्ट करोगे तो आपसे पूछेगा कि कौन से एमआरपी का स्टॉक आप आउट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास दो एमआरपी का स्टॉक है, एक 55 रुपए एमआरपी का स्टॉक है, एक 75 रुपए एमआरपी का स्टॉक है। तो कौन से एमआरपी का स्टॉक आपको आउट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, 55 रुपए वाला करना है तो 55 रुपए वाला, और 75 रुपए वाला करना है तो 75 रुपए वाला एमआरपी। ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेल प्राइस आ जाएगा, क्योंकि हमने मेंटेन करके चल रहे हैं। चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं, और इसको हमने कर दिया सेव। इसी तरीके से इसकी एक रिपोर्ट आती है डिस्प्ले के अंदर, एमआरपी वाइज डिटेल की, एमआरपी वाइज रिपोर्ट। इसमें आप जाओगे तो इसमें आप एमआरपी वाइज क्लोजिंग स्टॉक चेक कर सकते हो, ऑल एमसी, ऑल डेट, आज जो लास्ट डेट होगी वो आ जाएगी ऑटोमेटिक। हमने 18/5 में वाउचर पास कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे 18/5 आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको स्टॉक पता चल जाएगा कि 55 रुपए एमआरपी का स्टॉक कितना है, और 75 रुपए एमआरपी का स्टॉक मेरे पास कितना अवेलेबल है। और डिटेल में देखना, आप इस पे एंटर करोगे तो आपको इन कितना किया, आउट कितना किया, कौन सी डेट को किया, सब कुछ डिटेल यहाँ पे आपको शो कर जाएगी। तो इस तरीके से आप एमआरपी वाइज स्टॉक, एमआरपी वाइज का फीचर यूज करके आप एमआरपी वाइज स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। एमआरपी वाइज का बेसिकली पर्पस यही है कि जैसे एफएमसीजी वगैरह में ज्यादातर यही होता है कि वो एमआरपी चेंज होती रहती है। तो अगर दो एमआरपी का स्टॉक है तो आपको कौन से एमआरपी का पहले निकालना है, तो इसलिए यहाँ पे आप एमआरपी वाइज स्टॉक मेंटेन कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो। फिर सेकंड आते हैं इन्वेंटरी के अंदर, एमआरपी वाइज स्टॉक हमने अभी देखा। फिर उसके बाद पैरामीटर है, बैच है और सीरियल नंबर। एक चीज का ध्यान रखना है कि पैरामीटर, बैच और सीरियल नंबर, अगर इन तीनों में से कोई भी फीचर आप यूज कर रहे हो तो एमआरपी वाइज फीचर को आप यूज नहीं कर सकते एक ही आइटम के अंदर। जैसे अभी हमने पेप्सी बनाया, पेप्सी के अंदर अगर मैं बैच भी यूज करूंगा और एमआरपी भी यूज करूंगा तो दोनों आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन तीनों फीचर के अंदर ही ऑप्शन दिया हुआ है एमआरपी का, तो आप उसको यूज करोगे, ना कि एमआरपी के फीचर को अलग से यूज करोगे। जैसे यहाँ पे एमआरपी वाइज फीचर इनेबल है, मैंने एक और फीचर इनेबल किया, बैच। हमने यहाँ पे बैच का फीचर इनेबल किया। बैच का फीचर इनेबल करने के साथ आपसे कॉन्फ़िगर के लिए पूछेगा, फुल डेट फॉर्मेट चाहिए, मंथ ईयर फॉर्मेट चाहिए, या मैन्युफैक्चरिंग डेट चाहिए। आपने कह दिया फुल डेट फॉर्मेट। बैच एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पे बता दिया फुल डेट फॉर्मेट। अगर आप एक्सपायरी बैचेस को बेचोगे तो क्या आपको वार्निंग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या बिना वार्निंग के अलाउ करना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि अगर आप एक्सपायरी बैचेस बेचते हैं तो क्या अलाउ कराना चाहिए, या अलाउ विथ वार्निंग होना चाहिए, या डोंट अलाउ होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे अलाउ विथ वार्निंग रखा है। आप डोंट अलाउ करना चाहो डोंट अलाउ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद वार्निंग टू बी शोन डेज बिफोर एक्सपायरी डेट, यानी एक्सपायर होने के कितने दिन पहले से आपको वार्निंग देना स्टार्ट कर दें। अगर कोई बैच 10 दिन के बाद एक्सपायर होने वाला है तो मेरे को 10 दिन पहले से वो वार्निंग देना स्टार्ट कर दें, जिससे कि अगर मैं उसकी सेल बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा दूं, या कंपनी भेजना है या कुछ भी ऐसा मेरे को जो भी करना है मैं उसको फिर उस पर एक्शन ले सकूँ। तो यहाँ पे आप बता सकते हो वार्निंग टू बी शोन
डेज बिफोर एक्सपायरी डेट, यानी कितने दिन पहले आपको वार्निंग देना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप डेज बता दोगे कितने दिन पहले से। यहाँ हमने 10 डेज बता दिया, 20 डेज बता दिया। अगर आप नेगेटिव स्टॉक को सेल करते हो तो क्या आपको वार्निंग देना चाहिए, अलाउ कराना चाहिए या डोंट अलाउ करना चाहिए? तो वो आपके पास ऑप्शन है। हमने अलाउ विद वार्निंग ले लिया। डिसअलाउ कैरिंग नेगेटिव स्टॉक बैचेस टू नेक्स्ट ईयर। अगर कोई आपका बैच जो कि नेगेटिव में है तो क्या आप उसको लेके जाना, उसको आप ये चाहते हो कि नेक्स्ट ईयर में वो कैरी फॉरवर्ड ना हो, तो आप इस फीचर को यूज कर लेंगे। फिर उसके बाद एनफोर्स फुल क्वांटिटी, मेंटेन सेल प्राइस, मेंटेन एमआरपी। तो हर एक फीचर के अंदर आपको सेल प्राइस और एमआरपी का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हमने सेल प्राइस भी ले लिया, एमआरपी भी ले लिया। बैच नरेशन वगैरह कुछ लिखना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। डिसअलाउ कैरिंग एक्सपायर्ड बैचेस टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आप चाहते हो कि जब भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो तो जो एक्सपायर्ड बैचेस है वो नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड ना हो, तो आप उस पर भी टिक कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि ड्रॉप डाउन के अंदर एक्सपायरी बैचेस शो ना करें, तो आप इस फीचर को इनेबल कर लेंगे। इस तरह से ये डिफरेंट इसमें ऑप्शंस है जिसको हम यूज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। हमने यहाँ पे इसको सेव किया और ओके किया। अब हम एक आइटम बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक मेडिसिन की एक आइटम बनाई, क्रोसिन। ये जर्नल के अंदर लिया, यहाँ पे पीस ले लिया, एक्सेंट लिया। अब यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन आ रहा है, एमआरपी वाइज फीचर का भी ऑप्शन आ रहा है और बैच वाइज डिटेल का भी ऑप्शन आ रहा है। तो ध्यान रहे, जब हम पैरामीटर, सीरियल नंबर और बैच वाइज फीचर को यूज करेंगे तो कभी भी एमआरपी वाइज फीचर का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ही ऑप्शन दिया हुआ है हमें एमआरपी और सेल प्राइस। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे इसको भी यूज कर लिया, बैच वाइज डिटेल को यूज किया और मैंने कहा कि मेरे को एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग दोनों मेंटेन करना है, मैंने बता दिया। अब एक्सपायर्ड डेज अगर आपको बताना तो यहाँ पे एक्सपायर्ड डेज बता सकते हो कि आपकी जो आइटम है वो कितने दिनों के बाद एक्सपायर हो जाएगी। अगर मैनुअल छोड़ना चाहे तो आप मैनुअल छोड़ देंगे, अगर डेज बता देंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपायरी डेट कैलकुलेट कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे डेट बता दिया, डेज बताया 20 डेज, तो ऑटोमेटिकली वो 20 डेज के बाद एक्सपायरी डेट कैलकुलेट कर देगा, हमें मैनुअल टाइप नहीं करना पड़ेगा। अब इसी के साथ साथ मैंने ले लिया एमआरपी वाइज डिटेल का भी ऑप्शन। तो अभी आप देखो मैंने बैच वाइज डिटेल भी इनेबल किया, एमआरपी वाइज डिटेल भी इनेबल किया। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो आपको ये सेव करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको वार्निंग दे देगा एमआरपी वाइज स्टॉक कैन नॉट बी मेंटेन्ड इफ बैच वाइज, पैरामीटराइज, सीरियल नंबर वाइज इज इनेबल्ड। तो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसी के अंदर भी ऑप्शन दिया हुआ है एमआरपी का। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे को बैच भी मेंटेन करना है, एमआरपी भी मेंटेन करना है। तो आप एमआरपी क्यों मेंटेन करना चाहते हो जब बैच का ऑप्शन, बैच के अंदर ही एमआरपी दिया हुआ? तो इस तरीके की कभी कदार प्रॉब्लम आती है, तो हमने इसको कर दिया सेव। अब हम परचेज चढ़ाते हैं। मैंने यहाँ पे परचेज चढ़ाया 1/5 को। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन दिख गया, ड्रॉप डाउन में आपने क्रोसिन ले लिया, आपने यहाँ पे 10 पीस ले लिया। एंटर करने के साथ ही एक विंडो खुलेगी जहाँ पे आप बताओगे कि बैच कौन कौन से बैच आए हैं। तो यहाँ पे आपने बैच बता दिया 1001। कितनी क्वांटिटी आई है? मैंने कहा 3 क्वांटिटीज की आई है। इसकी एमआरपी कितनी? मैंने कहा 20 रुपए। सेल प्राइस कितना? 18 रुपए। तो यहाँ पे आप देखो मैंने 20 दिन का एक्सपायरी बताई हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 20/5 कैलकुलेट कर दिया। आप चेंज करना चाहो आप चेंज भी कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑटोमेटिकली ये उठा लेगा आपका वाउचर डेट से, तो अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, और एक्सपायरी डेट चेंज करना है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। फिर हम आते हैं दूसरा बैच बताते हैं 1002। मैंने कहा 5 पीस इसके आए हैं, इसका भी सेम एमआरपी है, सेल प्राइस है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे मैं एक्सपायरी चेंज करना चाहूँ तो मैं एक्सपायरी चेंज कर दूंगा। फिर यहाँ पे 1003 2 पीस इसके आए हुए हैं, और फिर यहाँ पे हमने बता दिया सेम 20 और 18, और इसको हमने कर दिया सेम। तो ये हो गया हमारा परचेज चढ़ गई हमारी 10 आइटम क्रोसिन की चढ़ाई, जिसमें 3 बैच नंबर थे जो कि हमने सब तीनों अलग अलग बैच नंबर बता दिए। तो आप ये हो गई सेकंड लेवल इन्वेंटरी, जिसमें आप आइटम के साथ साथ उसकी सेकंड लेवल की चीजें भी
मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कि बैच हो गया, पैरामीटर हो गया, सीरियल नंबर हो गया, एमआरपी हो गया। अब हम इसको सेल करते हैं। मान लेते हैं हम 21/5 को सेल करते हैं। यहाँ पे कैश लिया, प्रोसीड 2 पीस। तो यहाँ पे आपको तीनों आइटम, तीनों बैच शो कर रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ बोला नहीं हुआ है कि एक्सपायर्ड बैचेस शो ना करें, ऐसा कुछ हमने बोला नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे तीनों बैचेस शो कर रहे हैं। जबकि मैं 21 तारीख को कर रहा हूँ तो मेरा 20 तारीख वाले स्टॉक एक्सपायर कर गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वापिस से सेलेक्ट करता हूँ तो ये आपको वार्निंग देगा, क्योंकि हम वहाँ पे बोल रखा है अलाउ विथ वार्निंग। अगर आप डोंट अलाउ करोगे तो आगे बढ़ने भी नहीं देगा। तो ये आपको बता देगा कि ये बैच जो है एक्सपायर हो चुका है। फिर भी अगर आपको बेचना है तो वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको सेव कर दिया। सेम इस तरह डिस्प्ले में आपको रिपोर्ट मिलेगी, जैसे एमआरपी की मिल रही है वैसे यहाँ पे बैच की रिपोर्ट मिलेगी। बैच के अंदर आप बैच वाइज स्टॉक देख सकते हैं कि कौन कौन से बैच का कितना स्टॉक अवेलेबल है। एक्सपायरी बैचेस देखना चाहते हो तो एक्सपायरिंग बैचेस देख पाएंगे, बैच रेफरेंस डिटेल देख पाएंगे, बैच एजिंग भी आप देख सकते हो, और ऑन अकाउंट बैच एंट्रीज देख सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारी रिपोर्ट्स है जिसको हम देख सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया बैच वाइज स्टॉक, यहाँ पे हमने 1 आइटम लिया, आइटम का नेम ले लिया क्रोसी। यहाँ पे आपने डेट बताया कब से कब तक का देखना है, और उसके बाद यहाँ पे पेंडिंग देखना है, एक्सपायरी देखना है या ऑल देखना है। हमने ऑल ले लिया और इसको आप यस करेंगे। तो यस करने के साथ ही यहाँ पे डिटेल आ जाएगी कि 1001 का कितना स्टॉक है, क्या है, 1002 का क्या है, 1003 का। तो इस तरीके से आप बैच की रिपोर्ट देख पाएंगे। इसमें भी पूरी डिटेल रिपोर्ट है, पार्टी का नेम, मटेरियल सेंटर, बैच नंबर, एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, परचेज डेटेड, टोटल कितनी पीस आपने इन करी, टोटल कितनी पीस आउट करी और कितनी क्लोजिंग बची हुई है। तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने बैच का स्टॉक देख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरी रिपोर्ट है एक्सपायरी बैचेस। आपको एक्सपायर्ड बैचेस देखने हैं, 1 आइटम टिल डेट, यानी आज की डेट तक का आपको देखना है। तो आपने यहाँ प्रोसीड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आ जाएगा कि ये 2 बैच जो है आपके एक्सपायर हो चुके हैं, जिसकी आपके पास एक क्वांटिटी इसकी अवेलेबल है, 2 क्वांटिटी इसकी अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप बैच वाइज स्टॉक को मेंटेन कर सकते हो, एक्सपायरी मेंटेन कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग मेंटेन कर सकते हो। सेकेंड लेवल आप इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं। हम यहाँ इन्वेंट्री में आएंगे तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि बैच वाइज कैसे मेंटेन कर सकते हैं। बैच के अंदर ही सेल प्राइस और एमआरपी का ऑप्शन है, इसलिए हम बैच के साथ एमआरपी का ऑप्शन यूज नहीं कर सकते। फिर दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं, पैरामीटराइज। पैरामीटराइज ऑप्शन जो है आपका ज्यादातर गारमेंट में या कहीं पे शूज वगैरह का ऐसा कुछ काम है, जिसमें आपको साइज, कलर और मेंटेन करना है। साइज हो गया, कलर हो गया, ब्रांड हो गया। आपको एक शूज का काम है, आपने शूज के नाम की एक आइटम बना ली, अब उसका पैरामीटर डिटेल मेंटेन करना है कि उसका साइज कितना है, कलर कितना है और ब्रांड क्या है। तो वो आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो पैरामीटर से। तो मैक्सिमम बिजी के अंदर आप कितने पैरामीटर यूज कर सकते हो, तो मैक्सिमम आप 3 पैरामीटर यूज कर सकते हो, यानी साइज हो गया, कलर हो गया और ब्रांड हो गया। बस चौथा कोई भी आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने 3 पैरामीटर बता दिया, स्पेसिफाई नंबर ऑफ पैरामीटर 3, और यहाँ पे हमने किया कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर में यहाँ पे आप हेडिंग बता दोगे कि क्या है। मैंने बता दिया साइज, कलर और ब्रांड। ये 3 चीजें हमने ले ली, साइज, कलर और ब्रांड। फिर उसके बगल में आप देखो तो 2 ऑप्शन आ रहा है, ओपन और प्री डिफाइन। ओपन का मतलब क्या है, प्री डिफाइन का मतलब क्या है। कि प्री डिफाइन का मतलब अगर आपको पता है कि आपकी लिमिटेड साइज है, आपको पता है कि हम सिर्फ 4-5 साइजेज है जिसमें डील करते हैं, तो आप लिमिटेड है तो हर बार लिखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए आपने पहले से फिक्स कर लिया।
यहाँ से आप ऐड कर सकते हो वैल्यू को। मैंने यहाँ पे बता दिया 9 नंबर। बस मैं इन्हीं 4 साइजेस में डील करता हूँ, 7, 8, 9, 10, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। साइजेस में मैंने रखा प्री डिफाइंड, कलर में मैंने रखा ओपन, और ब्रांड में भी मैंने रखा ओपन। तो अब प्रो ओपन और प्री डिफाइंड का मतलब जब हम बिल बनाएंगे तब देखेंगे। इसको हमने कर दिया सेव। 3 पैरामीटर इनेबल किया, एक में रखा ओपन, बाकी 2 में रखा प्री डिफाइंड। अब यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है आपके पास, सेल प्राइस मेंटेन करना है आप कर सकते हो, एमआरपी मेंटेन करना है आप कर सकते हो। हर एक ब्रांड का, हर एक कलर का, हर एक साइज का आपको ट्रांजैक्शन प्राइस भी मेंटेन करना है, यानी परचेज प्राइस, तो वो भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। अभी बारकोड को हम यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, जब बारकोड वाला फीचर देखेंगे तब हम बारकोड को यूज करेंगे। इस तरीके से करके हमने इसको कर दिया सेव। एक आइटम यहाँ पे हमने क्रिएट करी, शूज। अब शूज तो हमने इनेबल किया, लेकिन उसके अंदर पैरामीटर इनेबल करना भूल गए, मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो तीनों ऑप्शन आ रहा है, तीनों डिसेबल है। बैच चाहिए, पैरामीटर चाहिए, या सीरियल नंबर, कौन सी आइटम, कौन सा फीचर यूज करना है इस आइटम में। तो यहाँ पे हमने ले लिया पैरामीटर और इसको कर दिया सेव। परचेज ऐड करेंगे, परचेज में हमने डेट बता दी 10/5। पार्टी नेम एंटर, एंटर। यहाँ पे हमने ले लिया शूज। शूज लिया, हमने बताया कितनी क्वांटिटी शूज आई है हमारे पास, हमने बता दिया 20 पीस शूज आ रहे। एंटर करने के साथ जैसे बैच के अंदर विंडो ओपन हो रही थी, वैसे ही यहाँ पे भी आप एंटर के साथ ही विंडो ओपन हो, और जहाँ पे आप बताओगे साइज क्या है, कलर क्या है और ब्रांड। तो यहाँ पे हमने साइज में रखा था प्री डिफाइंड, जिसमें हमने बताया था 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर। तो प्री डिफाइंड रखा था, इसलिए ये ड्रॉप डाउन में शो करेगा आपको। और अगर कल को आपको कोई साइजेस बढ़ानी हो तो आप F3 से क्रिएट करके साइज को बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने प्री डिफाइंड रखा था, इसलिए ये ड्रॉप डाउन में शो कर रहा है कि साइज इसकी ये है। कलर और ब्रांड जो है, हम कलर और ब्रांड हमने ओपन रखा है। यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा, कोई ड्रॉप डाउन नहीं है। तो ओपन और प्री डिफाइंड का बेसिकली पर्पस ये है कि अगर फिक्स है तो आप साइज के अंदर प्री डिफाइंड बता दीजिए, और फिक्स नहीं है तो आप उसमें बता दीजिए ओपन में। यहाँ पे हमने कलर बता दिया कि व्हाइट, ब्रांड बता दिया हमने प्यूमा। यहाँ पे हमने ले लिया प्यूमा। क्या रेट है वो आप यहाँ बता दोगे, और क्या सेल प्राइस है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। टोटल क्वांटिटी इसी की आई है, तो मैंने कहा कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वांटिटी आई है इसकी। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ट्रांजैक्शन प्राइस, यानी कितने में खरीदा है आपने, तो वो अब हमने इनेबल किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे भी आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि 700 रुपए में खरीदा है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके 60,000 रुपए ले आते। फिर दूसरी साइज क्या है, तो आपने बता दिया 8 नंबर, पैरामीटर है। कलर आप बता दोगे यहाँ पे ब्लू, ब्रांड बता दिया आपने रिबॉक, और उसके बाद इसकी कितनी क्वांटिटी, कितनी सेल प्राइस है वो आप पूछोगे, तो आपने यहाँ पे बता दी 1500। कितने में खरीदा वो आप यहाँ पे बता दोगे। इसी के साथ बाहर जो है एवरेज करके वो प्राइस ऑटोमेटिकली लेके आ जाएगा कि क्या एवरेज आपका बन रहा है वहां पे। तो इस तरीके से हम पैरामीटर की परचेज चढ़ा सकते हैं, एक ही आइटम के अंदर सेकंड लेवल इन्वेंटरी मेंटेन कर सकते हैं। फिर आते हैं सेल पे। हमने यहाँ पे 16/5 को एक सेल चढ़ाई।
यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया शूज। जैसे ही आप क्वांटिटी बताओगे कि 2 क्वांटिटी बेच रहा हो, तो कौन कौन सी 2 क्वांटिटी आप बेच रहे हो ये ड्रॉप डाउन आपको शो कर जाएगा कि 10 नंबर वाली क्वांटिटी है या 9 नंबर वाली क्वांटिटी है, कौन से ब्रांड की है, कौन से कलर की है, तो वो आप यहाँ पे बता देंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया। ब्लू की कितनी क्वांटिटी है, हमने बता दिया 1 क्वांटिटी ब्लू की है और 1 क्वांटिटी व्हाइट की। ये करके हमने सेव कर लिया। यहाँ पे आपकी एवरेज प्राइस आ, एवरेज प्राइस आने के बाद आपने इसको कर दिया जीएसटी वगैरह कैलकुलेट करके करा दिया सेव। ये दोनों ब्रांड, दोनों पीसेस की। फिर उसके बाद आप प्रिंट ले सकते हो यहाँ पे। अब आपको प्रिंट में भी अगर चाहिए ये सारी डिटेल, सीरियल नंबर की डिटेल, एमआरपी की डिटेल, बैच की डिटेल, तो अभी जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट किया तो यहाँ पे अभी आपको कोई भी पैरामीटर की डिटेल नहीं प्रिंट हो रही है। लेकिन अगर आपको प्रिंट कराना है तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऑप्शन आता है कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फीचर एंड ऑप्शन, इनवॉइस डॉक्यूमेंट, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर स्टैंडर्ड के अंदर आप आएंगे। तो यहाँ पे आप देखो एकदम बॉटम में राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिया हुआ है बैच वाइज डिटेल। अगर बैच प्रिंट कराना तो आप इसको यस कर सकते हो। पैरामीटर प्रिंट कराना है तो आप पैरामीटर के फीचर को यूज करके इसको सेव कर सकते हैं। अब हमने जो बिल बनाया उसको मॉडिफाई मोड में ओपन करेंगे और इसको वापस से चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो प्रोसीड के नीचे उसका बैच भी टाइप होके आ रहा है। सेम इसी तरीके से जब हम शूज वाले आइटम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आप देखो शूज के नीचे 8 ब्लू रिबॉक 1 पीस, 10 व्हाइट प्यूमा 1 पीस। तो इस तरीके से आपका डिस्क्रिप्शन भी प्रिंट होके आ जाएगा जो भी आपने पैरामीटर और बैच के अंदर यूज किया हो। फिर जैसे हम बाकी रिपोर्ट्स देखते हैं वैसे ही नॉर्मल इसको भी देखेंगे। पैरा डिस्प्ले के अंदर पैरामीटर वाइज स्टॉक की रिपोर्ट आती है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पैरामीटर वाइज क्लोजिंग स्टॉक, पैरामीटर वाइज ओपनिंग स्टॉक, पैरामीटर एजिंग, ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पैरामीटर भी इनेबल कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आप रिपोर्ट्स वगैरह देखना चाहते हो आप चेक कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पैरामीटर वाइज हेलो क्लोजिंग सर। स्टॉक। हेलो सर, बताएं सर। मैं कह रहा हूँ सर, ये आपने एवरेज कॉस्ट आई है बिल में भी और इनवॉइस बनाई है उसमें भी, जबकि कस्टमर तो चाहेगा कि इंडिपेंडेंट कॉस्ट आनी चाहिए उसकी। डिजाइन ये फॉर्मेट में पॉसिबल आ जाएगी। ठीक है। आ जाएगी डिजाइन फॉर्मेट के अंदर आ जाएगी। अब आप यहाँ पे बैलेंस ओनली करेंगे, ऑल एमसी करेंगे, ऑल आइटम, तो यहाँ पे आप देखोगे इसका टोटल आपका आ जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, हमें आइटम एक ही बनानी पड़ी शूज। अदरवाइज ये फीचर अगर हम यूज नहीं करेंगे तो हमें आइटम बनानी पड़ेगी, जितने आपके पास ये पैरामीटर होंगे उसके बेसिस पे आइटमें बनानी पड़ेगी। यानी शूज व्हाइट कलर प्यूमा ब्रांड 10 नंबर एक आइटम, शूज व्हाइट कलर प्यूमा ब्रांड 9 नंबर एक आइटम। तो इस तरीके से आपका डेटाबेस कितना हैवी हो जाएगा और कितना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम पैरामीटर के अंदर एक ही आइटम के अंदर ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि पैरामीटर 1 क्या है, साइज है, कलर है, ब्रांड है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी आपकी। क्या एमआरपी, क्या सेल प्राइस और क्या क्वांटिटी, ये सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में आ जाएगा। और डिटेल में देखना है तो आप फिर यहाँ पे पैरामीटर वाइज स्टॉक लेजर ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे और डिटेल आ जाएगा कि 10 पीस कटा था तो 1 पीस कहाँ गया, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ध्यान रहे हर एक के अंदर आपको एक ऑन अकाउंट इंट्रीज मिलेगा, बैच के अंदर भी मिलेगा, पैरामीटर के अंदर भी मिलेगा, सीरियल नंबर के अंदर भी मिलेगा। ऑन अकाउंट एंट्रीज, ऑन अकाउंट एंट्रीज का मतलब ये हुआ कि आपने परचेज चढ़ाई लेकिन पैरामीटर की डिटेल नहीं बताई, ऑप्शन है आप छोड़ भी सकते हो। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया तो वो कहाँ पे चला जाएगा, वो आपका चला जाएगा ऑन अकाउंट के अंदर, जिससे आप चेक कर सकते हो। कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आती है कि सर हमारे पास तो स्टॉक है
लेकिन जब हम पैरामीटर डाल रहे हैं तो वो निगेटिव शो कर, तो इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि आपने जब परचेज चढ़ाया तो आपने स्टॉक तो एंटर कर लिया लेकिन पैरामीटर की डिटेल नहीं होता। तो इसलिए आपका ऑन अकाउंट के अंदर हम उस चीज को चेक करते हैं कि पहले कि ऑन अकाउंट के अंदर कोई इंक्रीज तो नहीं है। अगर इंक्रीज है तो पहले आप इसको खत्म करेंगे, उसके बाद फिर सेल करेंगे, अदरवाइज वो निगेटिव देखेगा क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में स्टॉक तो है लेकिन पैरामीटर का स्टॉक नहीं है क्योंकि हमने एंटर ही नहीं किया, पैरामीटर की विंडो स्किप कर। तो ऑन अकाउंट के अंदर हम जाके इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑन अकाउंट। फिर लास्ट एक और ऑप्शन है अपना सेकेंड लेवल इन्वेंट्री, देखते हैं जो है सीरियल नंबर। बाकी फीचर्स बंद कर देते हैं, सीरियल नंबर पे आते हैं। सीरियल नंबर के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं और इसके अंदर आप इंस्टॉलेशन डिटेल भी मेंटेन कर सकते हो। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, उनका काम है, एसी किसी ने परचेज करी, कुछ दिनों के बाद उनकी इंस्टॉलेशन होनी है, तो इंस्टॉलेशन डिटेल वगैरह भी मेंटेन कर सकते हो, पेंडिंग वगैरह भी ये सब मेंटेन कर सकते हो, किसकी इंस्टॉलेशन हुई, किसकी इंस्टॉलेशन पेंडिंग। तो ये सारी डिटेल हम इसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सीरियल नंबर वाइज फीचर आपने इनेबल कर लिया, यहाँ पे आपका सीरियल नंबर वाइज डिटेल फीचर आ गया, इसको आपने इनेबल किया और यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। अगर आपको वारंटी मेंटेन करना है तो आपने इस फीचर को भी इनेबल कर लिया कि मेंटेन आइटम सीरियल नंबर वारंटी आल्सो, आपने इनेबल कर लिया। डिस्क्रिप्शन मेंटेन करना है, आप डिस्क्रिप्शन मेंटेन कर सकते हो, जैसे हम आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन मेंटेन करते हैं वैसे आप सीरियल नंबर वाइज डिस्क्रिप्शन भी मेंटेन कर सकते हो। ये हम वहां पे यूज करा सकते हैं जहाँ पे ऑटोमोबाइल का अगर काम है, किसी का ऑटो पार्ट्स वगैरह का काम है, तो एक सीरियल नंबर होता है उनका, उसी के साथ साथ उनका चेसिस नंबर, इंजन नंबर, ये बहुत सारी चीजें होती है। तो हमें सीरियल नंबर के साथ साथ हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की लाइन इनेबल कर देंगे, जितनी भी डिटेल्स मेंटेन करना है हम यहाँ पे मेंटेन करा सकते हैं, मैक्सिमम आप 10 लाइन यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको कर दिया बंद कि हमें सी डिस्क्रिप्शन यूज नहीं करना। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इंस्टॉलेशन डिटेल यूज करना है आपको, तो आप यहाँ पे अगर इंस्टॉलेशन यूज करना है तो आप इसको यस कर सकते हैं। फिर आप देखो यहाँ पे सेल प्राइस भी आ रहा है, एमआरपी भी आ रहा है। सभी फीचर्स के अंदर आपको एमआरपी और सेल प्राइस का ऑप्शन है, इसीलिए आप एमआरपी वाला फीचर यूज नहीं कर सकते इन सभी फीचरों के साथ। फिर ये कुछ ऑप्शन है जो हमें क्लियर हो जाएंगे जब हम करेंगे, तो जिसमें ऑप्शन है पिक सीरियल नंबर फ्रॉम ऑल मटेरियल सेंटर फॉर एडजस्टमेंट, कि जब ड्रॉप डाउन के अंदर सारे मटेरियल सेंटर के स्टॉक दिखाई पड़े तो वो ये सारी चीजें अलग अलग। सीरियल नंबर एडजस्टमेंट विदाउट सीरियल नंबर स्टॉक, यानी जैसे ही आप सीरियल नंबर ऐड करो तो बिना सीरियल नंबर डाले आप एडजस्ट ना कर पाओ, तो डोंट अलाउ हो गया। फिर उसके बाद हमने इसको कर दिया सेव। इसके बाद हमने इसकी एक आइटम बनाई, यहाँ पे हमने बनाया रेफ्रिजरेटर, हमने यहाँ पे बनाया रेफ्रिजरेटर, जनरल के अंदर यूनिट 28% टैक्स, सीरियल नंबर फीचर इनेबल कर दिया इसके अंदर क्योंकि हमें इसके अंदर चाहिए और इसको कर दिया सेव। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको नंबरिंग क्या करना है, ऑटोमेटिक रखनी है या मैनुअल रखनी है नंबरिंग। सीरियल नंबर ऑटोमेटिक रखेंगे तो बिजी खुद ही नंबर लेके आएगा, मैनुअल रखेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। तो अगर आपके पास सामने से लग के आ रहे हैं सीरियल नंबर तो आपको मैनुअल रखना पड़ेगा क्योंकि आपको मैनुअल बताना है। तो हमने यहाँ पे ले लिया मैनुअल। फिर उसके बाद ट्रैक करना है आपको परचेज वारंटी, तो आप परचेज वारंटी बता सकते हो। सेल वारंटी ट्रैक करना है, सेल वारंटी। इंस्टॉलेशन वारंटी तो इंस्टॉलेशन वारंटी। तो हमने यहाँ पे सबकी एक मंथ की वारंटी बता दी कि सेल की 1 मंथ की वारंटी है और इंस्टॉलेशन के बाद 1 महीने की वारंटी हम देते हैं। ये करके हमने इसको कर दिया सेल। ये हमारी आइटम नॉर्मल क्रिएट होगी। तो हम एक परचेज चढ़ा लेते हैं पहले। 1/4 को हमने परचेज चढ़ाया, तो यहाँ पे हमने 10 यूनिट 5 यूनिट परचेज कर लिया। अब यहाँ पे आप सीरियल नंबर बताओगे सब कौन कौन से यूनिट कौन कौन से सीरियल नंबर की आपके पास यूनिट है आई है रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे हमने आपने बता दिया 20001। एमआरपी इसकी कितनी है 45,000। सेल प्राइस कितनी तो 38,000। 20002 एमआरपी 50,000।
और सेल प्राइस आपकी होगी 45,000। इसी तरीके से आपने और बताया 2003, यहाँ पे आपने बता दिया 50,000 और 45,000। 2004, क्योंकि इसमें क्वांटिटी नहीं होता, जितनी यूनिट है ये सबका सीरियल नंबर अलग अलग ही होगा। लास्ट ये करके हमने इसको ये किया। फिर उसके बाद वारंटी मंथ 1 महीने का हमने बता रखा है, इसलिए वही वाला आ गया आइटम मास्टर के अंदर, इसको कर दिया हमने सेव। कितने में परचेज किया है तो आप यहाँ पे रेट बता दोगे कि हमने 30,000 में खरीदा है, और इसको आप कर दोगे सेव। ये बिल बाय बिल के अंदर हमने एनफोर्स कर रखा है कि बिना आप बिल बाय बिल डिटेल बताए आप वाउचर को सेव नहीं कर सकते, इसलिए वो हर बार हमसे पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने यूनिट की परचेज चढ़ा ली। एक मिनट, एक फीचर करते हैं। अब हमने परचेज चढ़ा लिया। आप डिस्प्ले में देखोगे सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट आती है। यहाँ पे आइटम सीरियल नंबर स्टॉक देखना, आइटम सीरियल नंबर की हिस्ट्री देखना है, एजिंग देखना है, इंस्टॉलेशन डिटेल देखना है, या ऑन अकाउंट सीरियल नंबर एंट्रीज देखना है। तो हमने यहाँ पे आइटम सीरियल नंबर स्टॉक देखा 1 आइटम, यहाँ पे हमने बता दिया रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे हमारे पास 5 सीरियल नंबर स्टॉक में अवेलेबल है। क्या एमआरपी है, क्या सेल प्राइस है, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको शो करना। अब आते हैं हम सेल करते हैं। 1/4 में खरीदा था, यहाँ पे हमने सेल कर लिया, 20/4 की सेल करी। दो पीस हमने सेल कर दिया। कौन कौन से सीरियल नंबर के सेल हुए, तो आपने यहाँ पे बता दिया 2002 और 2004। और इसको हम यहाँ पे वारंटी 1 मंथ की, इसको हमने कर दिया ओके। ऑटोमेटिकली एवरेज प्राइस आ गए। आप चाहो तो अलग अलग प्रिंट करा सकते हैं, ऑप्शन अवेलेबल है। इनवॉइस फॉर्मेट के अंदर ये ऑप्शन आ जाता है कि सीरियल नंबर का जो अलग अलग रेट है वो दोनों आए। ये हमने करके इसको कर दिया सेव। अब सेव होने के बाद अब यहाँ पे आप चेक करो, आइटम सीरियल नंबर स्टॉक 1 आइटम रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर अब आपके पास कितना पीस अवेलेबल था, 3 स्टॉक अवेलेबल है, ये सीरियल नंबर का। ठीक है, ये हो गई रिपोर्ट। आइटम सीरियल नंबर हिस्ट्री, किसी सीरियल नंबर की आपको हिस्ट्री देखना है तो आपने यहाँ पे सीरियल नंबर बता दिया कि ये इंस्टॉल वारंटी में है, गारंटी में है कि नहीं है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे रेफ्रिजरेटर नाम है, 1/4 को आपने परचेज किया था। म्यूट कर दे बाकी जितने भी लोग हैं प्लीज। तो यहाँ पे आप हिस्ट्री देख सकते हो कि वो इस सीरियल नंबर के संग क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे आप चेक कर लो कि क्वांटिटी इन हुई थी, क्वांटिटी आउट भी हो गई। फिर उसके बाद वारंटी 1 महीने की वारंटी मिली थी हमें, तो 30/4 की वारंटी है। फिर उसके बाद लास्ट वारंटी में है या नहीं है, हमने आज की डेट से देख रहे हैं, मान लीजिए 21/5 है आज, तो हम 21/5 की डेट से देख रहे हैं, तो यहाँ पे वारंटी में है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि नहीं, वारंटी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने 1 महीने की वारंटी दी थी। तो इस तरीके से आप डिटेल देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आप चेक करोगे सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन, कि क्या सीरियल नंबर जो इंस्टॉल होना था रेफ्रिजरेटर वो इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है, इसका मतलब इंस्टॉल नहीं हुआ। अब इंस्टॉलेशन कहाँ से करते हैं, ये तो नॉर्मल हो गया, हमने सेल किया, परचेज किया, ड्रॉप डाउन में आया, एडजस्ट करा दिया, खत्म हो गया। अब इंस्टॉलेशन कहाँ से करेंगे इसकी, तो इंस्टॉलेशन की डिटेल आप यहाँ पे आओगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मिसलेनियस डेटा एंट्री के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आता है सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन डिटेल। यहाँ पे आप ओपन करोगे इसको, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा आइटम नेम, तो यहाँ पे आपने बता दिया रेफ्रिजरेटर। कौन से सीरियल नंबर की इंस्टॉलेशन बाकी है, तो यहाँ पे आप बताओगे 200002।
तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप नीचे देखो डिटेल सारी अपने आप आ गई, बिल नंबर आ गया, बिल डेट आ गया, इंस्टॉलेशन डेट आ गई, आज की डेट आ रही है, आप कौन सी डेट को इंस्टॉलेशन कर रहे हो वो आप यहाँ पे डेट बता दोगे। तो मैंने कहा कि मैं 25/4 को इंस्टॉलेशन होगी, क्योंकि मेरी 20/4 की खरीदी हुई है, बेची हुई है, 25/4 को मान लेते हैं इंस्टॉलेशन हो। इंस्टॉलेशन आपने खुद करी है या किसी से करवाई है? अगर करवाई है तो यहाँ पे आप रेट उसका नाम बता सकते हो कि किससे करवाई। अगर आपने खुद करी है तो यहाँ पे आप छोड़ देंगे। इंस्टॉलेशन वारंटी मंथ कितना है, तो 1 महीने का है। यहाँ पे आप सारी डिटेल बता देंगे पार्टी की कि वो पार्टी कहाँ की है, ट्रेड ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या है, कॉन्टेक्ट पर्सन क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, डिटेल एड्रेस वगैरह बता के आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ये सब डिटेल बताने के बाद आपने कर दिया इसको सेव। तो अब 2 रेफ्रिजरेटर बेचा था हमने, जिसमें से सिर्फ एक की इंस्टॉलेशन हुई, एक बाकी है। तो यहाँ पे आप वापस से देखोगे इंस्टॉलेशन डिटेल के अंदर, तो एक इंस्टॉलेशन हो चुका है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अब एक बाकी है, उसको भी आप करोगे फिर इंस्टॉल यहाँ पे, और फिर उसके बाद वो भी वहां पे शो करने लगे। चेक करना है कि कौन सी इंस्टॉल हुई है कौन सी नहीं हुई है, तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो कि 2004 आप देखोगे 2004, तो यहाँ पे आपको डिटेल आएगी कि आपने परचेज भी किया, सेल भी किया। तो यहाँ पे अभी ये इंस्टॉलेशन हुई है नहीं हुई है वो सारी चीजें यहाँ से आपको वारंटी में है, अंडर वारंटी है, क्या है वो यहाँ पे पता चल जाएगी। आइटम सीरियल नंबर, एजिंग देखना है, कौन कितना स्टॉक पुराना हो चुका है, क्या है 30 से 60 दिन वाला। तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर वाइज एजिंग भी चेक कर सकते हैं कि 0 से 30 दिन वाले कितना हो गया, और 31 से 60 दिन में कितनी एजिंग क्या बन रही है, उस बेसिस पे आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं। कुछ ऑन अकाउंट में होगा तो वो ऑन अकाउंट में आप देख लोगे। तो इस तरीके से आप सीरियल नंबर का फीचर यूज कर सकते हो, और उसी के साथ साथ इंस्टॉलेशन अगर मेंटेन करना है तो वो भी हम मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे जिसकी इंस्टॉल हो गया है उसको मैंने जी लिया। करण जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। सर हेमंत बात कर रहा हूँ। अभी आपने जैसे बिल में जो सीरियल नंबर वाइज अभी बिलिंग करके दिखाया, सपोज इन केस अगर अपने को सीरियल नंबर वाइज अगर सर्च करना हो बिल में, तो इधर कोई ऑप्शन है कि हम मतलब आइटम में डाल के, जैसे समटाइम्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डीलर होते हैं उन्होंने सीरियल नंबर बता दिया वहां से देख के, है ना, और सीरियल नंबर डालते आइटम वगैरह अपने आप उसमें बिल में इनपुट हो जाए। डिस्प्ले के अंदर एक ऑप्शन आता है क्वेरी सिस्टम का। नहीं 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 सर, क्वेरी वो तो फिर लेंथी प्रोसेस हो गया। सुनिए तो, क्वेरी मैं जानना सिस्टम के चाह रहा अंदर हूँ आप जैसे हम बिल में है, बिल सेल इनवॉइस फॉर्मेट में आप जाइए, वहां पे जहाँ पे हम आइटम पुट करते हैं, अभी यहाँ पे जो आइटम है हमारा, आइटम की जगह यहाँ पे कोई फील्ड या कोई इधर कॉलम आ सकता है जहाँ पे हम केवल सीरियल नंबर डालें तो उससे वो ऑटोमेटिक आइटम पिक कर ले। बिल्कुल हो सकता है, तो वो एक बार सर बताइए कैसे हो पाएगा। वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप आओगे, या तो आपके पास ऑप्शन है आप पीओएस स्क्रीन इनेबल कर लीजिए। पीओएस स्क्रीन इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे जब हम पीओएस, ये भी हम देखेंगे आगे, वैसे भी एक थोड़ा सा बता रहा हूँ। पीओएस स्क्रीन जब आप इनेबल कर लोगे यहाँ जी पे, जी जी। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है पिक हम्म आइटम नेम फ्रॉम बारकोड। ठीक है। बता रहा हूँ, यहाँ पे आप कर दोगे पिक आइटम नेम फ्रॉम बारकोड, बस इतना ही करना। इसको हमने अभी के ठीक लिए है। सेव कर दिया, अभी ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाते क्योंकि हम देखेंगे इसको। अब आप जब जी ट्रांजैक्शन जी करोगे, बिल्कुल शॉर्ट में, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे को आइडिया है उसका। जैसे ही यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर पता है, यहाँ पे आपने लिखा 2 3, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेफ्रिजरेटर ठीक है, क्या हाँ यही चीज। सब कुछ आ गया।
ये सभी के साथ हाँ है, पैरामीटर एक्चुअली के ये साथ भी क्या हो था थोड़ा जाएगा। फास्ट मोड हो जाता है, जहाँ पे जो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे जब ये आती हैं तो वो लोग ना रेफ्रिजरेटर फिर वो ढूंढ के लाके सीरियल नंबर वगैरह इतना इजी नहीं होता, तो वो लोग नहीं। क्या करते हैं चार्ट लेके आते हैं कि ये जी सीरियल नंबर है, बिलिंग होनी है, तो ये फीचर बिल्कुल। सामने आ जाएगा। तो बैच के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो, पैरामीटर में अगर बारकोड यूज कर रहे हो तो उसको भी यूज कर सकते हो, और सीरियल नंबर अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको पीओएस के अंदर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए बाकी ठीक है सर, डिटेल थैंक है यू। इसके अंदर और भी डिटेल में फिर देखेंगे। जी जी। अभी के लिए वापस से इसको बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। फिर हमने अभी जैसे सेकंड लेवल इन्वेंटरी में बहुत सारी चीजें देखी, जैसे बैच देखा जो कि फार्मा में ज्यादातर यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट उनको मेंटेन करनी होती है, उनको एजिंग निकालनी होती है, उनको और डिटेल देखना होता है, तो वो सारी रिपोर्ट्स आपको डिस्प्ले के अंदर अवेलेबल है। बैच मेंटेन करना, बैच मेंटेन कर सकते हो, डुप्लीकेट बैच मेंटेन करना, डुप्लीकेट बैच मेंटेन कर सकते हो। फिर पैरामीटर देखा, पैरामीटर ज्यादातर आपके गारमेंट सेक्टर में हो गया, और शूज वगैरह का जो सेक्टर है वहां पे आप चेक करा सकते हो, जिसमें एक आइटम के साथ साथ उसकी बहुत सारे पैरामीटर्स मेंटेन करने हैं। तो मैक्सिमम हम 3 पैरामीटर मेंटेन कर सकते हैं। 3 में आप कुछ भी ले सकते हो, साइज, कलर, ब्रांड है या कुछ जो भी आपको चाहिए वो आप मेंटेन करा सकते हो। तो पैरामीटर भी आप मेंटेन कर सकते हो। फिर उसके बाद एक हमने देखा सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के साथ आपको वारंटी मेंटेन करना है, वारंटी चेक कर सकते हो। अंडर वारंटी है या नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट के अंदर आओ, आइटम सीरियल नंबर हिस्ट्री में आए, आपको सीरियल नंबर, वो पार्टी आ गई आपके पास, उन्होंने कहा कि मेरे फ्रिज में प्रॉब्लम आ रही है, तो सीरियल नंबर आपने यहाँ पे चेक किया उस पार्टी का 2002 लिया, यहाँ पे डेट बता दी आज की। अब आपको चेक करना है कि वारंटी में है या नहीं है, तो आपने इसको ओपन करने के साथ ही आप चेक कर लोगे कि परचेज तो मैंने किया था 30/4 में, वो वारंटी में नहीं है। फिर हमने यहाँ पे सेल करी इसको 19/5 को, 19/5 इसकी वारंटी डेट थी, वो भी निकल चुकी है, वो भी वारंटी में नहीं। लेकिन इंस्टॉलेशन की भी हमने 1 महीने की वारंटी दी थी, तो यहाँ पे आप इंस्टॉलेशन देख सकते हो कि इसकी इंस्टॉलेशन हुई है और इसका वारंटी मंथ 1 महीना है। 24/5 को इसकी वो है वारंटी खत्म होने वाली है। तो क्या ये वारंटी में है, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ अंडर वारंटी, तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट या जो भी आपका प्रोसीजर होगा उस बेसिस पे आप इसको रिजॉल्व कर दो। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि वारंटी में है या नहीं। अगर हम यही डेट, यहाँ पे जो भी डेट आप डालोगे उस डेट के बेसिस पे यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेगा वो कि वारंटी में है या नहीं। यहाँ पे अगर आपने 30/4 डेट डाल दी तो यहाँ पे आप देखोगे तो अभी परचेज की भी वारंटी है, सेल की भी वारंटी है, सबकी वारंटी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपकी वारंटी में है या नहीं। फिर सीरियल नंबर की डिटेल आप देख सकते हो कि कितने कितने स्टॉक किसने किसने इंस्टॉल कर दिए हैं, तो वो भी आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। किसी डीलर ने किया है तो डीलर करेगा, आपने खुद किया है तो सेल्फ यहाँ पे आप बता सकते हो। सीरियल आपको सीरियल नंबर वो इंस्टॉलेशन करनी है, तो इंस्टॉलेशन के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन मिसलेनियस डेटा एंट्री के अंदर सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन डिटेल, सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन डिटेल के थ्रू आप इंस्टॉलेशन की डिटेल आप मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे आपने आइटम का नेम बताया रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे आपने बता दिया 0004, तो ऑटोमेटिकली वहाँ नीचे डिटेल आ गई कि किस पार्टी को गया हुआ है, कौन सा इनवॉइस नंबर है, कौन सी डेट को बेचा हुआ है। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ पे फिर मेंटेन करके इसको भी इंस्टॉल कर लें। तो ये इसको हम अगर टेक्निकल टर्म में कहें तो हम इसको बोलते हैं सेकेंड लेवल इन्वेंटरी। कैसे हम सेकेंड लेवल इन्वेंटरी मेंटेन कर सकते हैं, तो वो आप इसी के अंदर बैच है, पैरामीटर है, सीरियल नंबर है, एमआरपी है, इस तरीके से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। फिर आगे आते हैं एक देखते हैं इनेबल डेट वाइज प्राइसिंग। कैसे हम डेट वाइज प्राइसिंग मेंटेन कर सकते हैं। कुछ कुछ सेगमेंट में है डेट वाइज, उनके रोज के रोज प्राइसेस चेंज होते हैं, तो उनको मेंटेन करना होता है डेट वाइज प्राइसिंग। जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल में डेली प्राइस चेंज होता है, ज्वेलरी में गोल्ड वगैरह के डेली प्राइसेस चेंज होते हैं, तो उसको मेंटेन करना होता है उनको कि आज क्या रेट है, कल क्या रेट था। वो सारी चीजें अगर मेंटेन करना है तो आप इनेबल डेट वाइज प्राइसिंग फीचर को इनेबल करें। वो फीचर इनेबल करने के लिए सबसे पहले आप आओगे एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन के अंदर इन्वेंटरी, जिसमें आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे इनेबल डेट। इनेबल डेट वाइज प्राइसिंग का यहाँ पे आपको ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे आप इसको इनेबल करके इसको सेव कर लेंगे। नॉर्मल है, आपने यहाँ पे एक आइटम बना ली, फॉर एग्जांपल गोल्ड ले लिया, गोल्ड कॉइन,
जो भी जीएसटी वगैरह है वो सब हमने यहाँ पे बता दिया, और इसको हमने कर दिया सीरियल नंबर वगैरह नहीं मेंटेन करना, हमने इसको बंद कर दिया और इसको कर दिया। अब अभी अगर आप यहाँ पे कुछ भी सेल आउट करते हो कौन से डेट में, तो क्योंकि हमने अभी सेल प्राइस परचेज प्राइस कुछ भी बताया नहीं, तो यहाँ पे आप जो भी प्राइस डालोगे वो आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि मैं स्टार्टिंग में ही जो प्राइस पे मेरी मार्केट खुली हुई है गोल्ड कॉइन की वो प्राइस मैं बता दूं, फिर पूरे दिन वो उसी रेट पे बिलिंग होती है उनकी। तो आप मास्टर जब आप मॉडिफाई करोगे तो आपको एक बार सुबह जैसे ही आपको ऑफिस ओपन होता है, सिस्टम ओपन करके आपको गोल्ड कॉइन का रेट बताना पड़ेगा कि क्या रेट है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करोगे आप, डेट वाइज प्राइस इन्फो आता है जहाँ पे आप रेट डेट वाइज प्राइस बता सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बता दिया कि मेरी 15/5 कल की डेट हमने बताई 15/5, यहाँ पे इसका रेट था 21,000। परचेज प्राइस बताना है, एमआरपी बताना है, मिनिमम सेल प्राइस, सेल्फ वैल्यूएशन प्राइस, डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट, ये सब आप बता सकते हैं। यहाँ पे हमने बता दिया 15/5 को मेरा 21,000 रेट था। तो यहाँ पे अगर आप 15/5 को बिलिंग करते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 21,000 रेट आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आता है, तो यहाँ पे आप वापस से आपको एक बार बताना पड़ेगा कि 16/5 को अब क्या रेट है। 16/5 को मान लीजिए 500 रुपए कम हो गए तो वो बता दिया। फिर इसी तरीके से 17/5 को ये बढ़ के 23,000 हो गया। तो इस तरीके से आप इसके अंदर पूरे साल का डेट वाइज आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। डेट वाइज प्राइसिंग सेम पेट्रोल के केस में भी है, डेली प्राइसेस चेंज होते हैं, ज्वेलरी के केस में डेली प्राइसेस चेंज होते हैं, और भी बहुत से सेगमेंट होंगे जहाँ पे प्राइसेस वगैरह चेंज होते हैं। तो आप 365 दिन का यहाँ पे आप प्राइसेस बता सकते हो। आपके पास इनफ स्पेस है यहाँ पे, हर एक डे का हर एक दिन का आप यहाँ पे सेल प्राइस, एमआरपी जो भी है वो सब कुछ यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हैं। 15 तारीख को बिल होगा तो 21,000 रेट आएगा, 16 तारीख को बिल होगा तो 20,000 आएगा, 17 तारीख को बिल होगा तो 23,000। तो कल को अगर आपको देखना भी हो कि बैक डेट में क्या रेट था तो वो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेट वाइज प्राइसिंग मेंटेन कर सकते हैं। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर वापस से आएंगे, आगे के सेशन कंटिन्यू करेंगे। तब तक एक बीएलएस के ऑप्शन दिए हुए हैं, जो हम बीएलएस हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो क्या क्या चीजें बीएलएस के अंदर है वो आप एक बार देख सकते हो यहाँ पे। फिर 5 मिनट बाद वापस से आते हैं।
वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो अब एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेट पार्टी वाइज आइटम कोड, कि कैसे हम ये पार्टी वाइज आइटम कोड क्या है और कैसे हम बिजी के अंदर यूज कर सकते हैं इसको। तो कैलकुलेट पार्टी वाइज, इनेबल पार्टी वाइज आइटम कोड का बेसिकली ये है कि स्टेट वाइज आइटम्स अलग अलग हो जाते हैं, यानी उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जैसे मैं उस चीज को कॉपी बोलता हूँ, आप उसी चीज को नोटबुक बोलते हो, तो आपके लिए वो नोटबुक है, यानी आपने बीजी के अंदर नोटबुक में बना रखा है, या आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो उसके अंदर नोटबुक बनाते हो। तो जो मेरे पास, आप जब मैं परचेज करता हूँ आपसे, तो वो बिल के ऊपर नोटबुक लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे लोकल जो है वो सब कॉपी कॉपी बोलते हैं। तो मैंने आइटम जो है कॉपी बना रखी है, लेकिन आइटम सेम है, नेम अलग अलग। तो पार्टी वाइज आइटम कोड आप सेट कर सकते हो कि नोटबुक लिखूं तो भी कॉपी ही आए। तो इसको आप यूज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में आप आओगे, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंटरी, यहाँ पे आपने टाइप किया तो यहाँ पे आपका फीचर आ जाएगा इनेबल पार्टी वाइज आइटम कोड। इसको आपने इनेबल करके इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही लास्ट में ऑप्शन आएगा आपको पार्टी वाइज आइटम कोड, यहाँ पे आप बता सकते हो। यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, आपने कहा कि डायमंड प्लेटिनाइज जो है एप्पल को कुछ और बोलता है, या एप्पल ही ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। एप्पल को ये जो डायमंड प्लेटिनाइज वाले हैं ये बोलते हैं रेड एप्पल, क्योंकि इनके जो बिल आते हैं उस पर लिखे होते हैं रेड एप्पल। तो हमें भी कंफ्यूजन होता है कि रेड एप्पल क्या है, तो अगर हम रेड एप्पल लिखे तो एप्पल ही आए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कोड सेट कर लिया। क्रोसिन को वो कुछ और बोलते हैं, तो हमने यहाँ पे क्रोसिन का नाम चेंज करके इनका नाम दे दिया यहाँ पे, कि जो वो बोलते हैं वो नाम हमने यहाँ पे सेट कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने मेडिसिन ले लिया, वो मेडिसिन बोलते हैं क्रोसिन को, तो हमने मेडिसिन फिक्स कर दिया और इसको सेव कर दिया। अब जब भी आप बिल बनाओगे, डायमंड प्लेटिनाइज लिया, एंटर किया, अब यहाँ पे आप F4 करोगे। F4 करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा पार्टी आइटम कोड, जिसपे आप क्लिक करके यहाँ पे अगर आपने, उन्होंने बोला हुआ रेड एप्पल, बिल पे है रेड एप्पल, तो यहाँ पे आप रेड एप्पल लिखोगे तो यहाँ पे आपका एप्पल आए। सेम इसी तरह वो मास्टर कंट्रोल लगा हुआ है। फिर वापस से यहाँ पे आप इसको हटाएंगे और वापस से आप F4 करोगे, पार्टी आइटम कोड पे आओगे, यहाँ पे आपने मेडिसिन लिखा तो यहाँ पे क्रोसिन आ गया। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो पार्टी वाइज आइटम कोड। ये बेसिकली पर्पस इतना ही है कि लैंग्वेज अलग अलग है या कुछ ऐसी कोडिंग है, तो आप पार्टी वाइज आइटम कोड को सेट कर सकते हो कि इस पार्टी का जो आता है उसका कोड ये है, इस पार्टी का जो आता है उसका कोड ये है। अगर वो कोड वाइज बिलिंग करता है तो आप यहाँ पे कोड वाइज बिलिंग यहाँ पे आप भी एंटर कर सकते हो, सेल या परचेज। फिर आते हैं आगे। अब देखते हैं स्कीम मैनेजमेंट, देखते हैं कि कैसे बिजी के अंदर हम स्कीम सेट करते हैं। सेम है, आप कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंटरी के अंदर आओगे, स्कीम मैनेजमेंट आप इनेबल करेंगे। यहाँ से आपने स्कीम मैनेजमेंट इनेबल किया, सिर्फ यहाँ से आप इनेबल करके बाहर आ जाएंगे। स्कीम मैनेजमेंट इनेबल किया। स्कीम आप बनाओगे कहाँ से, तो आप मास्टर के अंदर आएंगे और स्कीम यहाँ पे आता है आपको, मास्टर के अंदर स्कीम ऑप्शन, जिसको आप इनेबल करेंगे। यहाँ पे आपने स्कीम बना ली, जो भी नाम के आपको स्कीम बनानी है आपने यहाँ पे बना ली, फ्री। अब यहाँ पे आपको टाइम के बेसिस पे देना है या डेट के बेसिस पे देना है। पहले तो हमने बता दिया कि यहाँ पे वो स्कीम जो चलेगी वो 1/5 से लेके 31/5 तक ही स्कीम है। अगर आपको टाइम भी बेसिस पे डिफाइन करना है तो आप टाइम भी ले सकते हो कि 1/5 से 31/5 के बीच में कितने टाइम से कितने टाइम तक के बीच में वो स्कीम चले।
जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में होता है, हैप्पी आवर होते हैं कि अगर आप 7 बजे के बाद आते हो तो आपको इतना % एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, या कुछ ऐसा ही। तो अगर कुछ ऐसी स्कीम है तो आप यहाँ पे टाइम के बेसिस पे भी स्कीम लगा सकते हो। अभी हमने इसको बंद कर दिया, तो यहाँ पे हमने बता दिया 1/5 से 31/5 तक हमारी स्कीम चलेगी। अब स्कीम किस पे अप्लाई होगी? सेल पे, परचेज पे, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, किस पे? तो हमने कहा सेल। अगर स्कीम की कोई अलग सेपरेट सीरीज बना रखी है तो वो सीरीज ले लेंगे, अदरवाइज हमने यहाँ पे ले लिया ऑल सीरीज। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास इंडिविजुअल आइटम, क्लब डॉन और वाउचर। तो इंडिविजुअल आइटम हमने अभी लिया, इंडिविजुअल आइटम। आइटम वाइज के बेसिस पे लगाना है या आइटम ग्रुप वाइज के बेसिस पे लगाना है? तो हमने कहा आइटम वाइज। ऑल पार्टीज, सभी पार्टीज के लिए स्कीम लगाना है, हमने कहा सभी पार्टीज के लिए। अब स्कीम क्या होगी? प्राइस के बेसिस पे स्कीम देना है, डिस्काउंट देना है, या फ्री डिस्काउंटेड सेम आइटम, या फ्री डिस्काउंटेड डिफरेंट आइटम। यानी अगर कोई बंदा, वो जो एप्पल है, अगर वो 2 पीस खरीदता है तो उसको 1 पीस गोल्ड कॉइन फ्री है, या ऐसा कुछ स्कीम है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो फ्री डिस्काउंटेड डिफरेंट आइटम। हमने इसको सेलेक्ट किया और नीचे आ गए। यहाँ पे हमने ले लिया गोल्ड कॉइन। कोई भी अगर गोल्ड कॉइन 4 पीस खरीदता है तो उसको एप्पल जाएगा 2 kg एप्पल फ्री। ये हमने स्कीम लगा दी और इसको कर दिया सेव। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमने 21/5 को बिल बनाया। गोल्ड कॉइन लिया इन्होंने गोल्ड कॉइन लिया 2 पीस। गोल्ड कॉइन पे कोई भी स्कीम नहीं है क्योंकि 2 पे कोई स्कीम है नहीं। आप चेक करना चाहो यहाँ से चेक स्कीम भी कर सकते हो, तो नो स्कीम फाउंड आ। अब इसी गोल्ड कॉइन को हमने कर दिया 4 पीस, तो ऑटोमेटिकली आप देखो एप्पल भी आ गया 2 पीस। तो ये हो गया स्कीम। अब पता कैसे चलेगा स्कीम लगी या नहीं लगी? तो रेड कलर से आ रही है तो इसका मतलब स्कीम अप्लाई हो चुकी है। आप यहाँ पे चेक स्कीम करेंगे तो यहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा कि 4 पीस लेने पे 2 पीस 2 kg फ्री है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप स्कीम लगा सकते हो। अभी हमने नॉर्मल स्कीम लगाई कि गोल्ड कॉइन 4 पीस कोई खरीदेगा तो फ्री डिस्काउंटेड डिफरेंट आइटम। हमने कहा कि जब कोई ये खरीदेगा तो दूसरा एक आइटम है वो फ्री जाएगा। एक स्कीम हमने ये लगा ली। फिर इसी में अगर सेम आइटम है तो सेम आइटम आप लगा लोगे। डिस्काउंट देना है तो ऑटोमेटिक डिस्काउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप स्कीम लगा लिया। एक स्कीम हो गई। हमने एक और स्कीम बनाई। अब हमने एक स्कीम बनाई कि कोई भी 3 आइटम अगर इस ग्रुप की उठाता है, कोई भी 3 आइटम अगर पर्टिकुलर एक ग्रुप की उठाता है या सेलेक्ट करता है तो उसमें से जो सबसे कम वाली होगी वो ऑटोमेटिक फ्री हो जाएगी। कोई भी अगर कस्टमर एक ग्रुप की 3 आइटम उठाता है, कोई भी कस्टमर एक ग्रुप की 3 आइटम उठाता है तो ऑटोमेटिकली जो सबसे कम वैल्यू वाली आइटम होगी वो फ्री हो जाएगी, जो आजकल स्कीम वगैरह लगती है। तो हमने यहाँ पे ले लिया क्लब डॉन। क्लब डॉन लिया, यहाँ पे लिया आइटम ग्रुप। पर्टिकुलर एक आइटम ग्रुप का अगर कोई आइटम उठाता है वो 3 पीस, तो उसमें से जो कम वाली होगी सबसे वो ऑटोमेटिक फ्री हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने आइटम ग्रुप लिया। यहाँ पे हमने बताया क्वांटिटी बेसिस, और यहाँ पे हमने बताया फ्री क्वांटिटी लिस्ट वैल्यू, यानी जो सबसे कम वैल्यू की आइटम होगी वो फ्री जाएगी। सभी पार्टीज के लिए देना, हमने कहा सभी पार्टीज के लिए देना है। डेट रेंज बता देंगे यहाँ पे 1/5 से 31/5। फिर उसके बाद नीचे वाउचर टाइप हमने सेल बता दिया, ऑल सीरीज दे दिया, एंटर करेंगे। अब आप यहाँ पे बताओगे आइटम ग्रुप, तो कौन से ग्रुप के आइटम? हमने कहा सॉफ्टवेयर ग्रुप के आइटम। सॉफ्टवेयर ग्रुप के आइटम में हमने बता दिया 3 में 1 फ्री है। कोई भी 3 लेगा तो उस पे 1 फ्री हो जाएगा, और इसको हमने कर दिया यहाँ से। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बहुत सारे आइटम दिख रहे हैं।
अब अभी यहाँ पे अगर आपको फिल्टर लगाना हो तो आप कैसे लगाओगे कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जनरल व ग्रुप की आइटम शो करे, बाकी सारी ग्रुप की आइटम में शो ना करे, तो यहाँ पे आप ऑल्ट एफ कर दोगे। ऑल्ट एफ करके यहाँ पे आप टाइप कर दोगे सॉफ्टवेयर, तो सिर्फ सॉफ्टवेयर ग्रुप की आइटम शो करेगी। तो यहाँ पे भी अगर आपको फिल्टर लगाना हो तो आप ऑल्ट एफ यूज करेंगे, ऑल्ट एफ। यहाँ पे हमने ले लिया बिजी बेसिक 2 बॉक्स और बिजी स्टैंडर्ड 2 बॉक्स। या अलग अलग लेते हैं। बिजी बेसिक लिया 3 बॉक्स, बिजी बेसिक लिया 10,000 का, एक बॉक्स स्टैंडर्ड लिया 15,000 का। तो आप देखो 3 में एक बोला था फ्री हो जाए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक फ्री हमें यहाँ पे मिल गया। टोटल 4 पीस लिए थे, तो टोटल यहाँ वापिस से लगाते हैं। यहाँ पे हमने लिया बिजी बेसिक 2 बॉक्स 10,000, बिजी स्टैंडर्ड 1 बॉक्स 12,000। तो यहाँ पे आप देखो हमने कहा था कि 2 पे 1 फ्री है, 3 पे 1 फ्री हो जाएगी उसी में से। यानी हमने बोला कोई भी अगर बंदा 3 पीस लेता है तो उसमें से जो सबसे कम वाली होगी वो फ्री हो जाएगी। तो सेम यहाँ पे भी यही हो गया कि हमने बिजी बेसिक 2 बॉक्स लिया था 10,000 का, समझना चाहिए, और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड लिया हमने 1 बॉक्स 12,000 का। तो अब बिजी बेसिक जो है उसमें से 10,000 वाला एक ऑटोमेटिक यहाँ पे फ्री हो गया, क्योंकि हमने बोला हुआ था कम वैल्यू वाला जो होगा उस ग्रुप का वो ऑटोमेटिक फ्री हो जाएगा, तो यहाँ पे वो स्कीम चार्ज होगी। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है जो कि एज पर रिक्वायरमेंट हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर ये तो हो गया हमने इंडिविजुअल आइटम पे लगाया। फिर हो गया क्लब डाउन, यानी पूरे ग्रुप पे हमें लगाना है तो पूरे ग्रुप पे लगा दिया। फिर उसके बाद एक हो गया वाउचर पे, यानी टोटल वाउचर पे। टोटल वाउचर पे क्या होगा, टोटल वाउचर पे आप डिस्काउंट लगा सकते हो, बिल सेंट्री में डिस्काउंट लगा सकते हो आइटम वाइज, और फ्री डिस्काउंट, फ्री ऑब्लिक डिस्काउंटेड आइटम दे सकते हो। यानी टोटल अगर 5,000 से ज्यादा की वैल्यू हो जाए तो 10% डिस्काउंट चला जाएगा। तो ये हो गया आपका डिस्काउंट। फिर अगर आपको 5,000 से कम किया है, 5,000 से टोटल वैल्यू ज्यादा हो गई, तो आपको आइटम वाइज डिस्काउंट अगर कुछ बताना है तो वो बता सकते हो। तो ये आप अलग अलग स्कीम है जो अलग अलग सिनेरियो है, उसको आप इसमें देखना करना। अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो आप हमसे शेयर करिएगा, ये स्कीम कैसे चार्ज होगी, ये स्कीम कैसे चार्ज होगी, तो फिर हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो इस तरीके से आप बिजी के अंदर स्कीम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको स्कीम लगाना है तो आप बिजी के अंदर स्कीम ऐड कर सकते हैं। फिर आते हैं कैलकुलेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस। कैसे हम आइटम सेल प्राइस कैलकुलेट करते हैं, जब हम परचेज ही एंटर करते हैं उसी टाइम। ये भी इन्वेंट्री के अंदर हम आएंगे, आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे कैलकुलेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस। इसको आपने इनेबल किया और इसको आपने कह दिया कि शो सेल प्राइस एट द टाइम ऑफ वाउचर सेल, मेरे को सेल प्राइस शो करे जब मैं वाउचर को सेव करूं। इसको ओके किया, इसको सेव किया। अब यहाँ पे आप देखो मैं परचेज ऐड कर रहा हूँ, 16/5 को परचेज ऐड करी, एंटर किया एंटर किया एंटर किया। यहाँ पे हमने एप्पल लिया 10 kg 100 रुपीज से। अब जब आप इसको सेव करोगे, सेव करने के बाद एक विंडो पॉपअप होगी जहाँ पे आप अपनी सेल प्राइस को कैलकुलेट कराओ। यहाँ पे आपने बता दिया, मैं परसेंटेज बता दूंगा, मैं 45% मेरी मार्जिन है, मैंने यहाँ पे बता दिया। उसके बेसिस पे आपकी 100 रुपए थी परचेज प्राइस, उसके बेसिस पे आपकी जो सेल प्राइस बन गई वो हो गई 145 रुपए। आप इसको सेव कर दोगे। अब नेक्स्ट टाइम जब आप बेचोगे तो वो 145 रुपए आपकी सेल प्राइस। तो ये तो हो गया कि हर बार आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा अपना परसेंटेज। जब आप वापिस से यहाँ पे ऐड करोगे, वापिस से आपने एक सेल चढ़ाई, वापिस से आप इसको सेव करोगे, फिर आपकी विंडो पॉपअप होगी, फिर आप यहाँ पे 45% बताओगे। ये तो हर बार आपको प्रोसेस करना पड़ेगा।
तो एक तरीका ये है कि आपको हर बार अगर आपकी मार्जिन अलग अलग होती है तो आप यहाँ पे मार्जिन आपको हर बार अलग अलग बताना पड़ेगा। अगर आपकी मार्जिन फिक्स है कि मैं जब भी एप्पल खरीदूंगा मेरा 45% का मार्जिन है, तो जो भी रेट से आए उसको 45% बढ़ जाए, ऐसा करना है। तो आप क्या करोगे, फीचर एंड ऑप्शन इन्वेंट्री के अंदर ये ऑप्शन बंद कर देंगे, शो सेल प्राइस एट द टाइम ऑफ वाउचर सेल। सेव होने के बाद कोई भी विंडो ओपन ना, इसको ओके कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब आइटम मास्टर आप मॉडिफाई करोगे, कहीं तो बताना भी पड़ेगा हमें मार्जिन। एप्पल जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछ लेगा, तो यहाँ पे हमने बता दिया आइटम लेवल पे हो, परसेंटेज हो, और यहाँ पे हो 45% हमने बता दिया। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो 145 आ रही है सेल प्राइस, क्योंकि अभी अपडेट हुई, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया सेव। अब वापिस से आप परचेज चढ़ाओगे, एप्पल लिया, यहाँ पे आपने 10 किलो एप्पल खरीदा है, यहाँ पे आपने बताया 200 रुपए, एंटर किया, एंटर एंटर एंटर। अब आप एप्पल के अंदर देखोगे तो परचेज सेल प्राइस आपकी 290 रुपए। तो इस तरीके से आप मार्जिन सेट करके ये सारी चीजें कर सकते हो, कैलकुलेट सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस। अगर आपको हर बार परचेज के अंदर नहीं करना है तो आप उस ऑप्शन को बंद करके आप आइटम मास्टर के अंदर उसका परसेंटेज स्पेसिफाई कर दीजिए कि इस आइटम पे इतना परसेंटेज है, इस आइटम पे इतना परसेंटेज है, तो वो ऑटोमेटिक भी आपका कैलकुलेट कर लेगा सेल। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस को इनेबल कर सकते हैं। फिर जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर। हो सकता है ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है कुछ टॉपिक्स कल के लिए भी पेंडिंग हो जाए। तो देखते हैं आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर। आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर के लिए सेम कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन के अंदर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर आप यहाँ पे देखो अलग से एक टैब आती है बॉटम में आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर की, एकदम लास्ट में ऑप्शन आता है। इस पे हम इनेबल करेंगे तो आपकी कुछ विंडो ओपन होंगी, एक सेल के लिए है, एक परचेज के लिए, राइट हैंड साइड वाली परचेज, लेफ्ट हैंड साइड वाली सेल के लिए। तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन शो पार्टी लास्ट प्राइस इन सेल वाउचर। आपने एक पार्टी सेलेक्ट करी एमएस फूड, 100 रुपए से उसको एप्पल बेच दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप एमएस फूड को बिल करोगे एप्पल, तो ऑटोमेटिक 100 रुपीज आ जाए। अगर ऐसा कुछ चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हो, शो पार्टी लास्ट प्राइस इन सेल वाउचर। पार्टी की लास्ट प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली आपका वाउचर के अंदर शो करेगा, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, शो पार्टी लास्ट प्राइस इन सेल वाउचर। हमने इसको इनेबल किया, कॉन्फ़िगर किया, चेक ट्रांजैक्शन यूनिट वाइज, ओके ओके ओके। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक बिल बनाया 21 तारीख को, एमएस फूड लिया, यहाँ पे एंटर करा, एप्पल लिया, एप्पल नहीं लेते, बिजी बेसिक लेते, एक पीस लिया, यहाँ पे इसका रेट बताया 10,000 या कुछ, यहाँ पे हमने इसका रेट बताया 1 2 3 4 9999, ये रेट बता के हमने इसको सेव किया। फिर नेक्स्ट टाइम हमने 22 तारीख आ गई, 22 तारीख को बिल बनाया, फिर वही कस्टमर आए, एमएस फूड लिया, एंटर किया एंटर किया एंटर किया, बिजी बेसिक लिया, तो ऑटोमेटिकली एक बॉक्स करके वैल्यू आ गई 9999। ये रेट कैसे चेंज हो गया, क्योंकि हमने इसके अंदर कर रखा है टैक्स इंक्लूसिव सेल प्राइस यस कर रखा है, इसलिए वो रेट आ गया। तो बेसिकली पर्पस ये है कि अगर आपको पार्टी का लास्ट प्राइस चेक करना है तो आप इस फीचर के अंदर जाके इसको यूज कर सकते हैं, आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर, शो पार्टी लास्ट प्राइस इन सेल वाउचर। कि अगर आपने एक आइटम 100 रुपीज में दिया है तो नेक्स्ट आइटम जैसे ही वो पार्टी को आप सेल करो ऑटोमेटिकली प्राइस आ जाए। तो जिससे अगर कस्टमर बोलते भी है कि सर मैंने तो 90 रुपए में पिछले बार ही लिया था, तो आप बता सकते हो कि नहीं सर 100 में ही लिया। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, शो पार्टी लास्ट प्राइस इन सेल वाउचर। फिर उसके बाद आते हैं पार्टी आइटम वाइज प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर। ये ज्यादातर क्वेरी आती है कि मेरे बहुत सारी पार्टी, सबका रेट अलग अलग है, सबके लिए रेट अलग अलग है, सबके लिए डिस्काउंट अलग है, तो मेरे को मेंटेन करना है, वो कैसे करेंगे।
तो आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर के अंदर आप आओगे, पार्टी आइटम वाइज प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर आप इनेबल करोगे, तो यहाँ पे आप मिक्स मोड ले लीजिए और इसको आप सेव करो। अभी हमने डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं देखा, तो वो डिस्काउंट अभी पेंडिंग है, तो वो भी हम देखेंगे कि डिस्काउंट कैसे लगाते हैं, मार्कअप कैसे लगाते हैं। तो वो फीचर हमने इनेबल किया, हमें पार्टी वाइज प्राइस सेट करना है, पार्टी वाइज डिस्काउंट सेट करना है कि मेरा ये पार्टी है, ये पार्टी मेरी अच्छी पार्टी है, ये मेरी अच्छी पार्टी है तो मैं इसको इतने रेट पे दूंगा, ये मेरी रेगुलर पार्टी है मैं इसको इस रेट पे दूंगा, ये मेरे कभी कदार पार्टी आती है ये मेरा इस रेट पे जाएगा। तो इस तरीके का अगर कुछ है आपका, तो आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फीचर एंड ऑप्शन के अंदर से पार्टी आइटम वाइज प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर इनेबल करेंगे। फिर उसके बाद वो स्ट्रक्चर कहाँ से बनाएंगे, तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऑप्शन आता है पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर। पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर के अंदर आप आओगे सेल के अंदर। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा पार्टी आइटम ग्रुप वाइज लेना है, यानी पार्टी आइटम ग्रुप वाइज, यानी एक पार्टी और ग्रुप आइटम वो लेना है, या पार्टी ग्रुप आइटम ग्रुप वाइज लेना है, पार्टी ग्रुप आइटम वाइज लेना है, या पार्टी आइटम वाइज। तो मैंने कहा कि मैंने लिया पार्टी आइटम वाइज। यहाँ पे आप लोगों के डायमंड पैटर्नाइज ले लिया पार्टी का नेम, और यहाँ पे आप आओगे एंटर, सारी आइटम यहाँ पे आपको शो कर जाएंगी, जितनी भी आपके ड्रॉप डाउन जितनी भी आपने बना रहे। अब आप डायमंड पैटर्नाइज को एप्पल कौन से रेट में देना चाहते हो वो आप यहाँ पे बता दो, बीसी बेसिक कौन से रेट में देते हो वो आप यहाँ पे बता दो। इसी तरह से यहाँ पे डिस्काउंट भी आ रहा है, तो डिस्काउंट बताना चाहो तो डिस्काउंट भी बता देंगे। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड कौन से रेट में देते हैं, तो स्टैंडर्ड कौन से रेट में वो बता दिया, बटन कौन से रेट में देता है वो बता दिया। तो इस तरीके से जिस भी आइटम का आपको प्राइस पार्टी वाइज मेंटेन करना है, तो आप यहाँ पे इसको बता सकते हो पार्टी आइटम प्राइस डिस्ट्रक्चर। ज्यादातर क्वेरी होती है कि मेरे सर प्राइस मेंटेन करना है पार्टी वाइज, डिस्काउंट मेंटेन करना है पार्टी वाइज, तो हम इस फीचर के थ्रू इसको मेंटेन कर सकते हैं। डिस्काउंट वगैरह अभी हमने कुछ देखा नहीं इसके अंदर, जब वो हम नेक्स्ट सेशन अपकमिंग सेशन में जब भी वो होगा हमारा टॉपिक, वो उसको हम जब देखेंगे, तो यहाँ पे आप डिस्काउंट भी उसी तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप शो पार्टी लास्ट प्राइस इन सेल वाउचर मेंटेन कर सकते हो। शो पार्टी लास्ट सेल प्राइस इन सेल वाउचर के अंदर मतलब ये हो गया कि आपने अभी एक बिल बनाया वो 100 रुपीज का था, तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही बिल बनाओ तो 100 रुपीज भी उसी आइटम का ऑटोमेटिक आ जाए उस पार्टी के लिए से। फिर यहाँ पे हमने देखा पार्टी आइटम वाइज प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर, ये सब जो हम कर रहे हैं सेल के लिए कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेल के लिए, राइट हैंड साइड वाला परचेज के लिए। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी है प्राइसिंग मोड फॉर सेल, प्राइसिंग मोड फॉर परचेज। सेम जैसे ही हम परचेज के लिए सेल के लिए कर रहे हैं वैसे हम परचेज के लिए भी कर लेंगे। फिर उसके बाद हम एक और छोटा टॉपिक इसमें लेते हैं इसी के अंदर, लास्ट आइटम प्राइस। लास्ट आइटम प्राइस का मतलब हो गया आपने अभी एक आइटम बेचा 200 रुपए, फिर जैसे ही कोई और भी कस्टमर आया, तो जैसे ही आप आइटम सेलेक्ट करोगे वैसे 200 ही आएगा। ऊपर आ रहा था पार्टी वाइज वो लास्ट प्राइस लेके आएगा, नीचे हमने लिया लास्ट आइटम प्राइस लेके आया कि जो भी इसकी लास्ट प्राइस हमने सेल करी हो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब यहाँ पे आपने सेल करी 21 तारीख को ही, डायमंड पैटर्नाइज एंटर, एक बॉक्स हमने एक कॉइन लिया हमने 21,000 रुपए का, या यहाँ पे हमने प्राइस चेंज कर दिया 32,000 कर दिया। फिर नेक्स्ट वापस से हमने लिया यहाँ पे किसी भी पार्टी के साथ ले लो आप, तो यहाँ पे क्या रेट आया 32,000 रेट आया। क्यों आया, क्योंकि हमने वो ऑप्शन यूज कर रखा है शो लास्ट आइटम प्राइस, तो ऑटोमेटिकली वो प्राइस पिक करके आ जाएगा। तो बहुत से अभी ऑप्शन है उसके अंदर, मल्टीपल प्राइस लिस्ट है वो भी है, वो हम कल देखेंगे। अब
तो फीचर एंड ऑप्शन इन्वेंट्री के अंदर आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर, इसके अंदर हमने शो पार्टी लास्ट प्राइस इन सेल वाउचर देखा, पार्टी आइटम वाइज प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर कैसे सेट करते हैं वो देखा। फिर उसके बाद एक पिक यहाँ पे देखा लास्ट आइटम प्राइस। बाय डिफॉल्ट जो पिक होता है वो ये होता है डिफॉल्ट पिक आइटम फ्रॉम मास्टर, पिक प्राइस फ्रॉम आइटम मास्टर, क्योंकि डिफॉल्ट होता है, हम जो भी आइटम मास्टर के अंदर प्राइस डालते हैं वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन है। फिर उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन है ट्रीट एमआरपी एज अ सेल प्राइस, कि जो मेरी एमआरपी है उसी को सेल प्राइस ट्रीट, एफएमसीजी वगैरह या किसी किसी सेगमेंट में होता है कि जो मेरी एमआरपी होती है उसी को सेल प्राइस पिक करे, तो जो मैंने एमआरपी बता दी ऑटोमेटिकली वो सेल प्राइस बन जाए और जब भी मैं सेल करूं तो वो सेल प्राइस में पिक होके आ जाए। तो ट्रीट एमआरपी एज अ सेल प्राइस करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसको कल डिस्कस करेंगे मल्टीपल प्राइस लिस्ट फॉर आइटम, कि कैसे हम मल्टीपल प्राइस लिस्ट बना सकते हैं एक ही आइटम में। मेरा होलसेलर भी है, रिटेलर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, आइटम में तीनों को बेचना, सॉरी। तो होलसेलर के लिए रेट ये होगा, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रेट ये होगा और रिटेलर के लिए रेट ये होगा। तो कैसे हम मल्टीपल प्राइस लिस्ट बना सकते हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। बाकी अभी आपकी कोई भी क्वेरी हो प्लीज आप पूछ सकते हो। बाकी उसके पहले हम एक ब्रीफ कर लेते हैं कि क्या क्या हमने डिस्कस किया। तो हमने सेकंड लेवल इन्वेंट्री सबसे पहले तो डिस्कस की, सेकंड लेवल इन्वेंट्री, सीरियल नंबर कैसे मेंटेन कर सकते हैं, सीरियल नंबर के साथ कैसे हम इंस्टॉलेशन डिटेल मेंटेन कर सकते हैं, फिर एमआरपी वाइज डिटेल कैसे मेंटेन कर सकते हैं, पैरामीटराइज डिटेल कैसे मेंटेन कर सकते हैं, स्कीम देखा, स्कीम बहुत सारे पूरा डीप है बहुत, आप उसमें देखिए आप सिनेरियो के हिसाब से आप उसके अंदर स्कीम बनाइए, कुछ भी प्रॉब्लम आती है हमसे शेयर करिए। बैच वाइज डिटेल, फार्मा के इस केस में हम बैच यूज कर सकते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी मेंटेन करते हैं। इनेबल पार्टी वाइज आइटम कोड, कैलकुलेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस, इनेबल डेट वाइज प्राइसिंग और आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर को हमने पार्शियल कवर किया। अब कोई भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, आपका नाम अनाउंस होगा, आप शेयर कर सकते हो। किसी की क्वेरी है तो आप अपने चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एक ही क्वेरी थी श्रेया खेर जी की। करण सर एक बार ये टेकअप कर लीजिए। अगर हम एमआरपी वाइज डिटेल मेंटेन कर रहे हैं तो हमने स्टॉक वैल्यूएशन मेथड फीफो या लीफो करा है तो वो कैसे वर्क करेगा? फीफो लीफो आपका इसके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक वैल्यूएशन के लिए। ये नहीं है कि आपने अगर 55 रुपीज की एक एमआरपी की आइटम खरीदी और 75 रुपीज की वही सेम आइटम खरीदी है, तो अगर आपने फीफो यूज किया तो वो 55 को पहले बेच देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास ड्रॉप डाउन आएगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्टॉक वैल्यूएशन मेथड डिफरेंट है और ये सेकंड लेवल इन्वेंट्री डिफरेंट चीज है। स्टॉक वैल्यूएशन मेथड सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए होता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेरी है बारिज कंप्यूटर से। बताएं सर। सर मेरी एक क्वेरी है कि जैसे अपना सीरियल नंबर वाइज हमने किया है ना, जी तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं, मैनुअल सीरियल वाइज है, एक ऑटोमेटिक है। जी तो ऑटोमेटिक में तो एक मैनुअल में चलो हम मैनुअली डाल लेंगे जो आइटम का सीरियल नंबर आ रहा है, और ऑटोमेटिक में ये खुद जनरेट करेगा अपना सीरियल नंबर। ऑटोमेटिक में आप वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि आपको क्या क्या चाहिए सीरियल नंबर के अंदर, तो उस बेसिस पे वो खुद ही जनरेट करेगा सीरियल। और उसका प्रिंट आउट आ सकता है स्टिकर बन के जो हम उस पर आइटम पे लगा सकें। बिल्कुल बिल्कुल आ सकता एक वो जैसे मेरे को बता देना। बिल्कुल वो ट्रेनिंग में अच्छा, है, पार्ट में है, ट्रेनिंग में है, मैं बता दूं। जैसे और बारकोड का दूसरा स्टिकर निकालते हैं वैसे ही हम सीरियल नंबर का भी स्टिकर निकाल सकते हैं, वैसे हम बैच का भी स्टिकर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। और एक इसमें था कि अपना जो वारंटी है ना, जी वारंटी परचेज के हिसाब से नहीं, सेल के हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा कि जिस दिन से सेल हो उस दिन से वारंटी कैलकुलेट हो। तीनों ऑप्शन दिया आपको, परचेज वारंटी मेंटेन करना है, परचेज वारंटी भी मेंटेन कर सकते हो, सेल वारंटी मेंटेन कर सकते हो और इंस्टॉलेशन वारंटी भी मेंटेन कर सकते हो। तो तीनों आप वारंटी मेंटेन कर सकते हो। इसके हमने यहाँ पे मेंटेन किया, यहाँ पे आप देखो अगर वो स्टक हो गया सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट के अंदर डिस्प्ले के अंदर, तो यहाँ पे आप देखो सेल के अंदर भी वारंटी मेंटेन कर रहा है,
इंस्टॉलेशन के अंदर भी वारंटी मेंटेन कर रहा है, परचेज के अंदर भी कर रहा है। तो ठीक है परचेज सर। के लिए तो वो मेरे लिए हो गई, कंपनी के लिए, और सेल और इंस्टॉलेशन वाली जो होगी कस्टमर के लिए होगी कि कस्टमर को कितने दिन की आपको वारंटी वगैरह देना है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो सेल की भी वारंटी मेंटेन कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन डेट से भी वारंटी मेंटेन कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन। तो नेक्स्ट है एक राजेश श्रीवास्तव जी का, पूछेंगे सर अपनी क्वेरी। हाउ टू सी अकाउंट कैटेगरी रिपोर्ट। अकाउंट कैटेगरी की कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है, वो पर्टिकुलर किसी रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले आपसे अकाउंट कैटेगरी पूछता है, फिर उसके बाद आप वो कैटेगरी के बेसिस पर रिपोर्ट चेक कर सकते हो। ये है, कल भी हमने देखा था, ये तो शायद हमने बंद कर दिया ऑप्शन। जब आप सेल वगैरह देखना चाहोगे तो जैसे सेल्स एनालिसिस आप देख रहे हो पार्टी वाइज, अब आपको पर्टिकुलर एक एरिया की सेल देखनी है कि दिल्ली की कितनी सेल हो गई मेरी, तो यहाँ पे आप सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करोगे कि दिल्ली का देखना है, यूपी का देखना है, जितनी भी आपने कैटेगरी बना रखी है वो आप, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो कि दिल्ली के अंदर कौन कौन सी पार्टी है, उसकी कितनी सेल। अकाउंट कैटेगरी की ऐसे कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि आपने क्या क्या कैटेगरी बना रखी, तो आपको सारे ड्रॉप डाउन में शो करेंगे और वो जी। सर इसी केस के अंदर जो एरिया वाइज बनाया है, इसमें क्या आउटस्टैंडिंग लिस्ट भी निकल सकती है? इससे क्या है कि उसका कलेक्शन मैन जा सके कलेक्शन के लिए। यहाँ पे एक्चुअली ऑलरेडी फिल्टर ऑन स्टेट का ऑप्शन दिया हुआ है एरिया वाइज, ये स्टेट वही है। यहाँ पे अकाउंट कैटेगरी का ऑप्शन नहीं है, यहाँ इस रिपोर्ट के ऊपर अकाउंट कैटेगरी का ऑप्शन नहीं है। अगर हम एरिया की जगह कुछ और मेंटेन करते हैं तो वो हम यहाँ पे नहीं देख पाएंगे। अभी तो हमने एरिया लिया तो एरिया हमारा स्टेट था, तो यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन है, तो यहाँ हम देख सकते हैं। लेकिन अगर इनकेस कोई स्टेज लिया कि मेरे को एनी स्टेज पार्टनर की सेल देखनी है, आउटस्टैंडिंग देखनी है, तो इस कैटेगरी की इस रिपोर्ट के ऊपर उसका ऑप्शन नहीं है कैटेगरी। हेलो हेलो, हाँ जी राजेश जी। तो ये फीडबैक मैं नोट कर लूंगा, मैं आगे भेज दूंगा कि अकाउंट आउटस्टैंडिंग पे भी आप कैटेगरी का फिल्टर दे दें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है श्रेया खेर जी की। स्कीम मैनेजमेंट इफ फ्री थिंग्स आर फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड, सो हाउ इट सप्लाई। वहां पे ऑप्शन आता है, आप आइटम सेलेक्ट कर लोगे। आप एक बार यूज करो, इसमें बहुत सारी चीजें इसके अंदर मैम, एक बार आप यूज करें इसको, फिर उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि स्कीम मैनेजमेंट बहुत डीप है, उसमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो ये जो आपने बताया वो भी हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं, इन स्कीम मैनेजमेंट इफ फ्री थिंग्स आर फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स, तो उसके अंदर ऑप्शन है, आप सेलेक्ट कर सकते हो वो आइटम, तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे हमने एप्पल के साथ गोल्ड कॉइन के साथ एप्पल को फ्री दिया था, तो गोल्ड कॉइन और एप्पल दोनों डिफरेंट ब्रांड्स के थे, दोनों डिफरेंट ग्रुप के थे, तो वहां पे आप सेलेक्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। बाकी एक बार आप यूज करो, इनकेस प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी सीएसटी टीम को दिखा दो, ऑनलाइन लेके वो आपको बता देंगे, या नहीं भी कल आप एक बार हमसे डिस्कस कर लोगे, अगर आपने देख लिया तो फिर हम भी बता देंगे, कोई प्रॉब्लम। किसी और की क्वेरी? हेलो, हाँ जी सर, पूछिए। मैं एफएमसीजी के केस के अंदर कि रूट वाइज आउटस्टैंडिंग की लिस्ट अलग बना सकते हैं? रूट वाइज यानी रूट वाइज जैसे डिफरेंट सिटीज के कस्टमर्स हैं होलसेलर के पास, डिफरेंट एरिया के, उसके अंदर आउटस्टैंडिंग के कलेक्शन के बंदा जाता है, तो वो दूसरी रूट के कस्टमर की लिस्ट उसमें हो ही नहीं, आउटस्टैंडिंग केवल एक रूट वाले की हो गई। बना सकते हैं सर। सबसे पहले तो जब आप आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट खोलोगे तो बाहर आपसे पूछ लेगा स्टेट, दिखाएं सर। हाँ, जैसे कि आप सबसे पहले आप बिल्स रिसीवेबल की आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट खोलोगे तो बाहर आपसे पूछता है स्टेट, कौन से स्टेट का आपको देखना है। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे दिल्ली ले लिया,
अब दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग हैं, या कोई ऐसा स्टेट ले लिया जिसके अंदर सिटी भी हो। हाँ सिटी वाइज। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश ले लिया, उत्तर प्रदेश लेके इसको सेव कर लिया। अब जितनी भी पार्टियां हमने बना रखी है, जैसे कि मैं एक बनाता हूं अगर पार्टी, मैंने एक पार्टी बनाई और इसका ओपनिंग डाल दिया 1000, यहाँ पे बता दिया उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब यहाँ पे स्टेशन में आप अपना स्टेट वो बता दो, सिटी कहीं पे भी आप बता दो इसमें से। तो हमने स्टेशन ले लिया, तो स्टेशन में हमने बता दिया वाराणसी जी। और इसको ओपन करके यहाँ पे बिल रेफरेंस वगैरह जो जनरेट हुआ वो हमने सेव कर दिया। तो अब यहाँ पे जब आउटस्टैंडिंग एनालिसिस की आप रिपोर्ट देखोगे, बिल्स रिसीवेबल ऑल अकाउंट बिल वाइज, यहाँ पे फिल्टर और स्टेट लगा के हमने ये देखा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आपका पार्टी का नेम आ गया और ये डिटेल आ गई, लेकिन अब कौन सी सिटी पे आपको फिल्टर लगाना है, तो यहाँ पे आप ऐड करोगे कस्टम कॉलम। कस्टम कॉलम लगा के यहाँ पे स्टेशन का ऐड कर लेंगे और उस पर फिल्टर लगा लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया रिपोर्ट। यहाँ पे हमने सिटी ले लिया। कहाँ पे चाहिए आपको कॉलम, आप बता दोगे। ये सब है जैसे पार्ट है हमारा ट्रेनिंग का, तो ये सब हम धीरे धीरे देखेंगे। तो अभी जैसे अपने फटाफट थोड़ा ले लेते हैं। फर्स्ट कॉलम ही ले लिया, टेक्स्ट ले लिया, फिर यहाँ पे हमने लगा लिया अकाउंट मास्टर के अंदर गए, F1 किया, यहाँ पे हम ले लेंगे अकाउंट स्टेशन, फील्ड का नाम ले लेंगे अकाउंट स्टेशन। स्टेशन नहीं आ रहा है इसमें, आएगा, अकाउंट स्टेशन ले लिया। अब आप जब वापस से खोलोगे तो रिपोर्ट वाली रिपोर्ट से खोलेंगे और इसमें आ जाएगा, सिटी का नेम भी आ गया। अब इस पे अगर आपको फिल्टर लगाना है फिल्टर लगा लीजिए, समरी लगाना है समरी लगा लीजिए। यहाँ पे आपने फिल्टर लगा लिया F7। आपको चाहिए कि सिर्फ वाराणसी वाराणसी वाले ही शो करें, बाकी एक्स्ट्रा ना शो करें, तो यहाँ पे आप सिटी हैविंग VARANASI यहाँ पे आप करोगे और इस पे फिल्टर लगा लोगे तो सिर्फ वाराणसी वाराणसी वाले शो करेंगे, बाकी कोई और शो नहीं करेगा। और इसकी आप प्रिंट लेना चाहो प्रिंट भी ले सकते, ठीक तो हो सकता है। ठीक। किसी और की क्वेरी है इसके अलावा? स्कीम करण सर, मैनेजमेंट का अभी तो किसी की क्वेरी नहीं है अभी। ठीक है, स्कीम मैनेजमेंट आप एक बार देख लीजिए। स्कीम मैनेजमेंट अलग अलग सिनेरियो के बेसिस पे है, तो उसमें जितने भी सिनेरियो आपके हिसाब से आ रहे हैं आपके माइंड में, उस बेसिस पे आप बना के स्कीम चेक कर लीजिए। कोई ऐसी स्कीम हो जो सिनेरियो पे नहीं बैठ रही हो, नहीं समझ आ रही हो, तो प्लीज आप हमसे डिस्कस कर लीजिए। हमारी सपोर्ट टीम है, उस पर आप बात कर सकते हो, या नेक्स्ट सेशन में आप हमसे पूछना चाहो वो भी बता देंगे, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी हो आप डिस्कस कर लो, अभी करना है अभी कर लो, या प्रैक्टिस आप कर लो, फिर अगर कोई आती है क्वेरी तो आप बाद में डिस्कस कर लीजिए। और बाकी अभी अगर आप सबको वैसे पता ही होगा कि बीजी ने अकाउंटेंट्स के लिए 50% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो ये स्कीम अभी एप्लीकेबल है। तो अगर इन केस किसी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को अगर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो, तो वो आप, अगर आपके पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आप बात कर लीजिए, वो 50% डिस्काउंट पे है। तो अभी वो स्कीम है, लिमिटेड पीरियड के लिए है। जी हेलो जी। हाँ जी सर। सर, ये जो अपने जो सेशन चल रहे हैं ये रिकॉर्डिंग इनकी मिल जाएगी क्या? सर ग्रुप पे रोज भेजते हैं, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको रोज वीडियो पोस्ट होती है सर। ठीक। क्या करण सर, आज के सेशन पे एंड करते हैं। ठीक है,
थैंक यू फिर आप थैंक यू सबने एवरीवन join फॉर किया। ज्वाइनिंग। यस, बाकी कुछ फिर भी कल इश्यूज वापस रहते हैं हम नेक्स्ट सेशन में हम टेकअप करेंगे। कोई भी आपकी क्वेरीज रह जाती हैं तो हम नेक्स्ट सेशन पे जरूर टेकअप करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू। हम Thank you, सेशन sir. को बैठ थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir.